अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करूं, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान जो कि 60 से 70% बर्बादियां मच चुकी हैं सैलाब की वजह से, वो कैसे उसका सुधार कैसे हो रहा है, किस तरह लोगों को खाना मिल रहा है, क्या क्या किधर किधर हो रहा है। जो जो अपने जानने वाले हैं, जिन जिन तक हमारी वो कहते हैं ना कि अप्रोच है, रसाई है, उनको कॉल कर करके हम खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें किसी और पर नहीं ट्रस्ट, हम जिनको जानते हैं हम उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि आप भी जिनको जानते हैं उनसे पूछा जाए, वो उन इलाकों में मौजूद हैं ऐसे बहुत सारे आपके और मेरे जानने वाले। और यहाँ मैं सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के जो CEO हैं सारिम बर्नी, उनकी कॉल ले रही हूँ, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान का इलाका है डेरा मुराद जमाली, जहाँ वो मौजूद हैं। खुद उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या हालात है, वो क्या देख पा रहे हैं खुद से। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम जी बहन जी। जी सारिम भाई, आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या हालात हैं, किस तरह की बर्बादी हुई है और आप किस तरह रह रहे हैं उधर? हालात तो देखें बहुत ख़राब हैं और मुझसे जब मैं कराची से निकला हूँ तो जो हमारा खास तौर पे मोरों के बाद जो कुछ है ना वो सिर्फ पानी पानी है। राइट देख लें तो पानी है, लेफ्ट देख लें तो पानी है, आप अंदर चले कैसे, जाएं। आप गाड़ी से गए, आप कैसे जी, पहुंचे वहां तक? हम गाड़ियों पे पहुंचे हैं लेकिन मुश्किल सफर है, काफी मुश्किल है। हाँ। और लेकिन ये है कि हमारे पास बड़ी 4x4 गाड़ियां भी थी तो अच्छा। जहाँ भी हुआ ऊपर नीचे करके निकलते हुए आगे। इतना आसान सफर नहीं है जी। मगर ये है कि जब वो नियत में होता है तो फिर मंजिल खुद ब खुद मिल ही जाती है। हाँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे दिन सिंध में लगे रहे, अभी हम इधर बलूचिस्तान की साइड पे हैं। हाँ। और बहुत बुरा हाल है इधर, खास तौर पर अगर सिंध में भी इवन, जी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब इधर आ जाए, सिंध में भी बहुत बुरा हाल है, बहुत लोगों की जरूरत है। देखिए 2, 4, 600 लोग, 1000, 2000, 10,000 लोग होते हैं ना, तो उसको कवर किया जा जी। सकता है। जी। लेकिन जहाँ लाखों और करोड़ों मुतासरीन हो, वहाँ पे अगर आप उम्मीद रखें कि पाकिस्तान के 25-50 लोग, 100-200 लोग मिल करके कुछ कर देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। अच्छा उसके सारिम भाई, जो लिए आप गए हैं, तो आप जी अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर गए हैं लोगों के लिए? देखिए उनकी हम इमदाद तो किस तरह की जा रही है? जी, हम राशन भी लेकर के आए और हमारे साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ क्योंकि लाइट नहीं थी, जिन जगहों पे ये बैठे हैं क्योंकि अपनी जगहें छोड़ दी हैं इन्होंने, लाइट अच्छा। वैसे है लेकिन अच्छा। जगहें छोड़ के क्योंकि पानी से भरी हुई हैं। ये ऊंची जगहों पे आए, सड़कों पे आकर के बैठे हैं तो इनके पास लाइट नहीं है, मच्छर बेहिसाब हैं। तो हाँ। हम इसके लिए जनरेटर लेके आए, पानी निकालने की मशीनें लेकर के आए। अच्छा, बहुत, ये जी तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने हमेशा नोट किया है, आप जब लोगों की मदद करते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल हेल्प होती है। अगर आपके पास कोई आता भी है शेल्टर हाउस में, तो उसकी कानूनी मदद भी आप कर रहे होते हैं, आपको पता जी है रास्ते किस किस तरह। अगर आप लोगों को क्या कहेंगे कि वैसे तो वो एहतियात भी करें, लेकिन खुद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी तरफ से जाना चाह रहे हैं, उन इलाकों में आना चाह रहे हैं और आके मदद करना चाह रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से इमदाद इकट्ठा करके। क्या आप उनको मशवरा देंगे, उनको आना चाहिए, किस तरह आना देखिए चाहिए, या किस तरह आप तक अप्रोच करनी चाहिए? देखिए मैं नहीं कहता कि सिर्फ हमें सपोर्ट करें, जिसका जहाँ दिल लगता है उसको सपोर्ट करें, लेकिन अगर इदारों को करें, सरकार को अक्सर लोग नाराज होते हैं लेकिन मैं नहीं रहता किसी से भी नाराज। मैं कहता हूं सरकार को करें, इदारों को करें, किसी पे नहीं भरोसा, पाक फौज को करें। सही। और नेवी भी इस वक्त कर रही है और भी फोर्सेस हमारी कर रही है, पुलिस इवन कर रही है। तो हाँ। बेहतर है। आप देखिए इतना मुश्किल रास्ता है, खराब रास्ता है बेहिसाब। बाज जगहों पे तो यानी ये ऊंची गाड़ियां जो 4x4 होती हैं, ये आधी 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 डूबी हुई थी। अच्छा, लेकिन सड़कों की बात कर सारिम रहा भाई, हूँ। ये लोग जो इलाके में लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे तो ये वायरल हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से अगर कोई चीज फेंकी जा रही तो वो फट रही है नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है और वो गलत अमल है, वो अच्छा अमल नहीं है। हाँ। हेलीकॉप्टर से मकसद वो कोई जहाज थोड़ी है जो फेंकते हुए चला गया। हाँ। हेलीकॉप्टर तो उतर सकता है हर जगह पे। हाँ। हाँ। और ऐसे हर तरफ पानी जरूर है लेकिन ऐसे के ना कितना बड़ा समंदर होता है,
बीच में जजीरा होता है, तो इधर भी बाज़ जगहों पे जगहें छुट्टी हुई है इस तरीके से, जहाँ आप उतार सकते हैं हेलीकॉप्टर, लोगों को इज्जत से आप वो चीजें दे सकते हैं, या उतार के रख दें, लोग आकर के वहाँ से ले जाए। हेलीकॉप्टर ऐसे आता भी नहीं है। जब वहाँ की पब्लिक अपने सरदार को, MNA MCA को, सरकार को, किसी को कंप्लेन करती है, तो फिर वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है ना राशन भेजा जाता है। लेकिन वो भेज के और अब काफी बुलंदी से फेंक दे, वो मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में भी, तो फिर तो वो बेकार हो जाता है सारा का सारा। अच्छा, अब जैसे अगर आटा फेंक रहा है कोई इस तरह की चीजें दे रहा है, वहाँ कुछ पकाने शकाने का सिस्टम तो है नहीं? बिल्कुल नहीं है। अब आपने जैसे सवाल किया था ना, अब मैं ये कह सकता हूँ कि लाइए दीजिए आटा, मुझे दीजिए दालें चावल, मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अपने साथ बहुत सारे चूल्हे भी लेके आया हूँ। अच्छा। मतलब कई 100 पीसेस हमारे पास चूल्हे हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई है कि उसके अंदर आप बस ऑन करें और पकाना शुरू कर दें। हम अभी जो यहाँ बलूचिस्तान में भी शुरू कर रहे हैं, तो हम इनको जहाँ जहाँ एक साथ समेट सकते हैं, समेट के हम 8-8, 10-10 चूल्हे उनको लगा के दे रहे हैं उस जगह पे, आधे ख्वातीन की साइड पे और आधे मर्दों की साइड पे, क्योंकि इधर पर्दे का भी बड़ा मसला होता है। तो वो जो ख्वातीन है वो ख्वातीन के टाइम में चले जाएंगी आगे पीछे होकर के, सारे अब 8-10 चूल्हे, अगर 50 फैमिलीज बैठी हैं, तो एक टाइम पे तो नहीं चला सकते ना, सबको अपने अपने खाना पकाना होता है, चीजें करनी होती है। जहाँ हम खुद करके दे सकते हैं वहाँ हम पूरा का पूरा खुद पका करके दे रहे हैं। तो कई अंदाज से हम इस पे काम कर रहे हैं। निज़ा बहन, एक बात आपको और बताऊं कि इधर इस कदर मच्छर है, इतना बुरा हाल है। मैं भी लेके आया हूँ, मेरे ख्याल है 1,500-2 हजार तो हमारे पास वो जालियां हैं जो नेट होते हैं मच्छरों के, लेकिन वो हैं जलाने वाले मैट है। लेकिन उससे जो सबसे अच्छी चीज है, वो मैं कोशिश करूंगा आपको आज फुटेज बना के भी भेजूं उसके, जो स्प्रे बहुत प्रोफेशनल जो मशीनें कराची में भी देखी होंगी, गाड़ियों पर रख के स्प्रे करती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो लेकर के आया हूँ और पूरे इलाकों में यहाँ पे हम वो कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत प्लानिंग से, मैंने कहा ना आप बहुत प्रैक्टिकल हेल्प करते हैं, तो आप बड़ी प्लानिंग से गए हैं चीजें लेकर, वरना मतलब फजूल जो लोग जा रहे हैं ऐसे जाने का फायदा नहीं है जब तक कि वो पूरी प्लानिंग से कि क्या क्या लेके जाना है चीजें और किस किस तरह की उनको जरूरियात इस वक्त मतलब इस वक्त उनको क्या चाहिए वो मेरे ख्याल से वो लोगों को फराहम करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए अगर मैं मैसेज देना चाहूँ कि सारे बरनी वेलफेयर ट्रस्ट को इस वक्त लोग जो देख रहे हैं वो किस तरह अतियात फराहम कर सकते हैं, मैं लोगों से क्या अपील करूँ? देखिए, लोग अगर हमें पैक जो सामान है ना, कोई भी पैक सामान हो वो दें और साथ चूल्हा भी दें, और अगर कोई किसी के पास गुंजाइश ज्यादा है पूरा पैकेज बना के दे दे खाने पीने का, जिसके अंदर एक चूल्हा भी रख दें। वो तो जब वो एक फैमिली को हम किसी को भी देंगे, तो सारिम भाई वो ये सब चीजें कहाँ जमा कराएं? यहाँ पे कराची में हमारा बिल्कुल, हमारे कराची में भी जमा करा जा सकता है, या उधर दफ्तर फोन करके जो हमारे नंबर है उधर से तमाम मालूमात ली जा सकती है, सारी मालूमात मिल जाएगी उनको। लेकिन लोग आगे बढ़े ना, ये 2005 वाला मैं देख रहा हूँ जज्बा, ना 2010-11 वाला देख रहा हूँ, पता नहीं हमारे उससे बहुत ऊपर है ये चीज, और ये तबाही बहुत बड़ी है। देखिए, ज़लज़ला एक छोटे से हिस्से में आया था, ठीक है, 2010 वाला सैलाब भी बलूचिस्तान और सिंध को मुतासिर किया था, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों को किया था। ये सैलाब मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने बहुत ट्रैवल किया, आपको भी पता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि हम किसी भी सड़क गांव इलाके में जा रहे हैं और जिधर मुंह कर रहे हैं उधर पानी नजर आ रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे हम समंदर के बीच में कोई जो है ना जगह है जिसके अंदर हम चलते जा रहे हो, चारों तरफ पानी पानी है, लहरें तक नजर आ रही है उस पानी के अंदर। आप अंदाजा लगाएं, इसके अंदर जब इंसान होंगे, उसके इर्द गिर्द होंगे, तो फिर क्या होगा? सड़कें बंद की हुई, बेचारों ने मजबूर हैं क्योंकि नीचे नहीं उतर सकते पानी की तरफ, छोटी छोटी जगहें बन गई हैं अभी क्योंकि सड़क के दोनों तरफ बैठे हैं। फिर उन्होंने दरख्त तोड़ तोड़ के रखे हुए हैं कि ऐसा ना हो कोई गाड़ी मारते हुए चली जाए। इस वक्त इतने मजबूर हैं वो लोग। अगर इस मजबूरी में हमने अपनी बिना रंग व नस्ल इंसानियत नहीं दिखाई ना, तो फिर ये एक बड़ा नुकसान है। और ये जो नुकसान है ये इनका नहीं जो सिर्फ इस जगहों पे डूबे हैं पानी के अंदर है, ये पूरे 22 करोड़ अवाम का नुकसान है। सारा जो मकसद अनाज है, कपास थी, हर एक चीज पानी के अंदर डूबी पड़ी हुई है। तो अब आप सोचें कि ये हमें भी कितनी मुश्किलात होंगी, और अब हो गई है इस वक्त भी।
400 500 रुपए किलो चीजें मिल रही हैं। अगर मकसद ये आप जरा सा और यहाँ दिल्ली मुराद जमाली से आगे एक दो इलाके हैं, वहाँ की बात करूँ तो आपको शायद यकीन भी ना आए इस बात का कि 700-800 रुपए किलो इस वक्त चीनी मिल रही है वहाँ पे, मेरे क्योंकि खुदा। वहाँ कुछ कोई चीज दस्तियाब ही नहीं है। हम तो कराची में 100 कुछ 10-15 रुपए किलो पे चीजें मार रहे होते। यहाँ पे इस वक्त ये आलम हुआ है, जिन इलाकों में सामान नहीं पहुंच रहा और उधर अगर कोई ला के ताजिर बेच रहा है तो फिर वो भी अपना कारोबार कर रहा है और बिल्कुल। बेपना कारोबार कर रहा है वो फिर। नहीं सारिम वजह भाई, यही आप है। बहुत अच्छा काम करें, हमेशा ही इसी तरह आप प्रैक्टिकली बड़ी हेल्पफुल, आपकी जो एनजीओ है बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। इसी तरह काम आप करते रहें और हमसे इन टच रहिएगा कि क्या क्या आपको ज़रूरियात है। हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ अपने स्क्रीन्स पर चलाते रहेंगे नंबर। थैंक यू सो मच सारिम भाई। बड़ा लकी होता है वो मुल्क जहाँ कुछ इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो अपने से ज़्यादा मुल्क की सोचते हैं। सो मैं वही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी बदलना, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलूँ तो मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ उन लोगों से जिनको मेहनत करते हुए मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। मुझे बड़ी पर्सनली बड़ी दिल से खुशी महसूस होती है। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसाल हैं। कई ऐसे ड्राइवर हैं जो हमारी गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल गाड़ी चला रहे होते हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस, वो कहते हैं ना, पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया जो वो खुद नहीं कर सके, उन्होंने अपने बच्चों को कराया। और मैं देखती हूँ कि उनके बच्चे आज बैंकर्स हैं, मास्टर्स किया हुआ है, अलग अलग जगहों पे, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी फैमिली को अपग्रेड किया। हालात इंसान के वो खुद बदलता है, कोई ऊपर से ऐसी ताकत नहीं आती। अल्लाह ताला ने अक्ल सबको बराबर दी है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है ये इंसान के बस में होता है। पुराना ज़माना होता था ना तो कहते थे हाँ जी ये तो नाई है, नाई का बच्चा नाई होगा, बादशाह का बेटा बादशाह होगा, वज़ीर का बेटा वज़ीर होगा, और इसी तरह ये पुरानी सोच थी। लेकिन सोच तब्दील हो गई है और आज मैं इसका मुंह बोलता सबूत आपको अपने शो पे दिखाऊंगी कि अगर आप मेहनत करें, आप प्रॉपर एजुकेशन लें, आप दिल से अपनी फैमिली के हालात बदलना चाहें तो आप बहुत सोच से बढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई सोने का चमचा बच्चा लेकर पैदा हुआ है तो वही हर कंपनी का सीईओ, बॉस और मतलब हुक्मरानी उसी की होगी, ऐसा नहीं है। अब ज़माना बदल गया है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर चाहत है आगे बढ़ने की, तो आप दुनिया को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मगर अगर आप इज्तिमाई तौर पर सोचते हैं कि आपने अपने मुल्क को बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा अपने सर ले सकते हैं? क्या आप किसी एक ऐसे बच्चे की जिसके अंदर चाह है आगे बढ़ने की, क्या आप उसका हाथ थाम सकते हैं? सो इसी तरह अगर कोई एक बच्चे का हाथ थाम ले तो ऐसे कितने बच्चे हमारे मुल्क में हैं जिनके दिल में पढ़ाई की, आगे बढ़ने की उमंग है। हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है ये मैं आपको आज के शो में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको मिलवाऊंगी उन सक्सेस स्टोरी से जो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज मुख्तलिफ सक्सेस स्टोरी से आप मिलेंगे, जानेंगे और आपको ये एहसास होगा कि अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना, अपनी ज़िंदगी, अपने हालात खुद बदलना आपके हाथ में है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहते हैं ना कि आपको कोई अच्छी चीज़ कहीं नज़र आती है तो आप उससे इम्प्रेस ज़रूर होते हैं। मैं बहुत दुनिया ट्रैवल करती हूँ और मैं सिंगापुर जब गई थी कुछ दिनों पहले तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझे बताया कि यहाँ अगर कोई टैक्सी भी चला रहा है तो वो भी पढ़ा लिखा। और अभी जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो सिंगापुर है उसका लिटरेसी रेट 97.6 है, यानी कि वहाँ इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। उसकी कामयाबी की वजह ये है और उसकी रीज़न क्या है मैं बताऊँ क्यों पढ़े लिखे। एक तो इक्वल एजुकेशन है हर छोटे बड़े के लिए,
एक जैसा सिस्टम है एजुकेशन का, अफोर्डेबल एजुकेशन है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, साथ स्कॉलरशिप्स बहुत मिलती हैं वहाँ, मतलब लाइक जो भी लोकेशन है एजुकेशन की, वहाँ वायलेंस, वहाँ पार्टी यूनियन ये सब चीज़ें नहीं हैं। सो वो टैक्सी वाला मुझे बता रहा था कि कुछ साल पहले तक ये सिंगापुर जिस तरह का है उस तरह का नहीं था। कौन सी ऐसी ब्रांड नहीं है जिसका ऑफिस वहाँ मौजूद ना हो। दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनकी जो कहते फ्रेंचाइजीज हैं वो उधर है, उनकी ब्रांचेज उधर है। उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपने मुल्क से प्यार किया और उस मुल्क को बनाया। सो अब जब मुल्क को बनाना होता है तो आपको एक एक कतरा कतरा समंदर बनता है ना, एक एक इंडिविजुअल पे आपको नज़र षानी करनी पड़ती है, तवज्जो देनी पड़ती है, जो कि शायद हमारे यहाँ नहीं हो रही। मेरे करीब ही एक घर है, समझे हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर में एक 10 साल का बच्चा काम करता है और हम आते जाते उसको देखते हैं और बहुत तरस आता है। वो अक्सर यासर उसको लिफ्ट दे रहा होता है स्टोर तक की, तो वो मुझे आके बताता है कि नजा वो 10 साल का बच्चा है, 6,000 उसकी तनख्वाह है, 15 दिन की छुट्टी उसे मिलती है 6 महीने बाद, यानी कि वो अपनी फैमिली से जाके मिलता है अपने गांव 6 महीने बाद। सो मुझे बड़ा तकलीफ़ और दुख होते है कि उस वक्त उसका पढ़ने का टाइम है और वो घर के काम कर रहा है। 10 साल का बच्चा क्या बलात से 2 साल बड़ा है यार, बलात अभी तक सही से अपना पूरा खाना भी नहीं खाता, डांट डांट के खुद खाना खिलवा रही होती हूँ मैं। सो क्या उम्र है ये, खेलने कूदने की उम्र है जिस वक्त वो बच्चा काम कर रहा है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना और सुन रहे हैं, जो उन्होंने 10-10 साल के बच्चों को अपने घरों पे काम पे लगाया हुआ है। चौकीदार का बच्चा है, पेओन का बच्चा है, जो किसान है उनका बच्चा है, गली के बच्चे, उनको इस तरह सिर्फ खाने रोटी देने के लिए इतने पैसों पे उन्होंने घर पे लगाया। इस तरह ना करें यार। जब हमारे यहाँ के अक्लमंद ही लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का हाल। मैंने कहा चलो एक छोटी सी कोशिश करते, मैं आपको उन लोगों से मिलवाती हूँ कि आपको यकीन आए कि अगर आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, थोड़ा सा पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो आपके बच्चे ऐसे भी बन सकते हैं। जो कुछ बच्चे मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज़ हैं और अपनी मेहनत से इस बलबूते पर पहुँचे, अपने माँ बाप के हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुँचे। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सुमैया रमज़ान, इस वक्त मेरे सामने यहाँ बैठी हुई हैं और मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ सुमैया के बारे में कि सुमैया पुलिस ऑफिसर हैं, मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी कर चुकी हैं। और ये जो सुमैया हैं ये एक मिस्त्री की बेटी है, प्राउडली अपने रूट्स मतलब लाइक छुपाती नहीं है। कुछ लोग छुपाते हैं नहीं बताना, लेकिन सुमैया प्राउडली बताती हैं कि मेरे अब्बू मिस्त्री थे और उन्होंने अपने घर की ज़िंदगी चेंज की, अपने आप को अपग्रेड किया, एक पुलिस ऑफिसर बनी है और यहाँ मेरे सामने बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड आपके लिए तालीम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, मेरे सामने सब बैठी हैं नबीला सरफराज जो कि इंडस फार्मा में जॉब करती हैं। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है HR में, है ना, और इनके अब्बू जो हैं वो मज़दूर, मैं अगर उर्दू में इस तरह कहूँ लेबर थे, मज़दूर थे। सो ऐसा नहीं है कि मज़दूर का बच्चा मज़दूर, मिस्त्री का बच्चा मिस्त्री, ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर, मतलब लाइक वो वाले काम जो एक पढ़ा लिखा शख्स नहीं है अगर वो भी कर सकता है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर वो मेहनत की रोटी कमा रहा है वो कोई भी काम करे, लेकिन उनका बच्चा एजुकेशन पाकर यहाँ भी पहुँच सकता है। सो नबीला और सुमैया आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पर। मैं सुमैया आपसे शुरू करती हूँ। जी श्योर। मुझे प्लीज़ आप बताएं आपके कितने बहन भाई, आपके अब्बू मिस्त्री थे, कब से वो काम कर रहे थे और उनके अब्बू क्या काम करते थे? जी मेरा जो ताल्लुक़ है एक बहुत मतवस्त घराने से, जैसे गरीब घराना कह लें। बिल्कुल। मेरे फादर मिस्त्री का काम करते थे, हम छोटे होते थे तब मेरे फादर मिस्त्री का काम करते थे, जिससे हमारे घर का जो खर्च था बमुश्किल ही चलता था। अच्छा। मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा जैसे सपोर्टिव मदर कह लें, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। बस उनका एक एम था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों। तो और आपकी अम्मी को शौक था जी, बच्चों को पढ़ाने? मेरी वालदा को बहुत ही ज़्यादा था। अच्छा। जैसे फादर तो कहते थे कि लड़कियों की तालीम जो है इतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन मेरी मदर को ज़्यादा था, वो मोटिवेट करती थी फादर को कि हमने पढ़ाना है अपने बच्चों को। बस इसी बिना पर मेरी वालदा ने भी स्ट्रगल की और फादर ने भी बहुत स्ट्रगल की। फादर मिस्त्री का काम करते थे, घर का खर्च बमुश्किल चलता था,
कितने बहन भाई थे आप हम लोग? 9 बहन भाई थे। फिर पढ़ाई के 5 पैसे बहनें किधर से? थी हम। माशाल्लाह। जी, एक बड़े भाई थे, फिर 4 बहनें थी, फिर मेरा नंबर है, मुझसे छोटे भाई थे 3। और कोई पढ़ा जी। लिखा है फैमिली में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सिस्टर हैं, वो 2 हाफ़िज़े कुरान हैं। एक मेरी सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, JST हैं, BPS 14 पे, और MSc उन्होंने किया हुआ है और BSc किया हुआ है, और साथ में वो भी बहुत क्वालिफाइड हैं। दरस निज़ामी आलमा का कोर्स भी कराया, यानी दीनी तालीम के साथ मेरी वालदा ने उन्हें दुनियावी तालीम दे दी। ऐसे कैसे वालदा ने किया कि ऐसे खाना भी, कि रोटी भी कुछ दे रही वालदा हैं? होती हैं, वो बच्चों को पकड़ा देती हैं कि ये बच्चा संभालें आप, और घर के काम करवाती हैं और खुद बैठ जाती हैं। मगर मेरी वालदा ऐसी हैं, मैं उन्हें सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया कि आपने बस पढ़ाई करनी है, ये घर के काम तो मैं खुद भी कर लूँगी, ये घर के काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि मुझे फ़ख्र महसूस हो कि मैं लोगों को बता सकूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर इस पोस्ट पर पहुँचे। शुरू की पढ़ाई कैसे? गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 3 क्लास तक पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग मंजूर कॉलोनी से यहाँ पर शिफ्ट हो गए मेहरान टाउन में। अच्छा जी, वहाँ पर एक स्कूल था, जी ये ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का इदारा है। अच्छा। वो हिलाल पब्लिक स्कूल, उनकी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द सिंध, 60 ब्रांचेस हैं इनकी। अच्छा। जी, जो गरीब बच्चे होते हैं, ऑर्फन जैसे ये यतीम बच्चे, मिस्कीन बच्चे, जी, जी, जी। जो नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देते हैं। तो आप लोगों ने उधर पढ़ाई की? जी, वहाँ पढ़ाई की, और कोई फीस नहीं थी, सिर्फ यूनिफॉर्म एक था जो हम खुद मतलब उसको हमें परचेज करना पड़ता था। बाकी एक्सपेंसेस थे वो हमारा स्कूल ही अफोर्ड करता था। वहाँ से स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद जैसे मैट्रिक हुआ मेरा, फिर मैं था कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन इतना नहीं था। सिस्टर्स भी बड़ी थी माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो सिस्टर कुरान की हाफिज़ वो जॉब करती थी, उन्होंने मुझे पॉकेट मनी देती थी, जैसे 2500 ना, उसमें मुझे अपना कॉलेज का बस का कराया। तो वो पॉकेट मनी कैसे देती थी? वो कहीं नौकरी करती थी? जी जी, जॉब करती थी वो। अच्छा। मतलब उन्होंने, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिस्टर ने मुझे पढ़ाया। अम्मी ने बच्चों को सपोर्ट किया, फिर बड़ी बहन भाइयों ने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट किया, इस तरह ये सर्कल चलता रहा। मेरी सिस्टर जो थी वो बाइंडिंग करती थी, जैसे स्कूल में थी ये बुक बाइंडिंग होती है ना, ये स्कूल के बच्चों की, तो उनको बाइंडिंग मिल जाती थी, तो उससे हम मिलके बहनें सब मिलके बाइंडिंग करते थे घर में। जी, तो ऐसे हमारे घर को भी सपोर्ट हो जाती थी और हमारे तालीम के एक्सपेंसेस जो भी होते थे वो भी सारे कवर हो जाते थे। जी, इस तरीके से। फिर जैसे ही मैंने मैट्रिक किया, फिर मैं साथ साथ बच्चों को होम ट्यूशन, जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने जो है अपने मतलब तमाम बैच में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे। तो अब्बू का क्या करना था इसमें? अब्बू का करना ये था कि अब्बू हमेशा मतलब जो होता था उससे घर का गुजर बसर होता था, अब्बू भी काम करते थे। लेकिन अब्बू ने कभी ये तो नहीं कहा जैसे अम्मी के खिलाफ खड़े हो गए, बेटियों को पढ़ा रही हो? नहीं, फादर कभी कभी हो जाते थे कि ये तो पराया घर में जाएंगी, हम लोगों ने कौन सा इन लोगों से जॉब करानी है क्या। लेकिन मदर कहती थी कि पराया घर भी, अब आपको पता है आगे के हालात का नहीं पता, जमाना बदल रहा है, लोगों की क्या सोच है, आगे कैसे लोग होंगे। तो तुम्हारी अम्मी का विजन इतना मतलब फ्यूचर कॉन्शियस वो कैसे थी? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कैसे उनका विजन इस तरह? बस ये शायद गॉड गिफ्टेड था, अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात की कि बहुत लोग खुश होते कि दीनी तालीम भी आपने अपने बच्चों को दी और साथ में दुनियावी तालीम दी। जी, तो तुम्हारे 9 बहन भाइयों में से कितने बहन भाई पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहन भाई पढ़े लिखे। सारे 9 के 9? जो भाई हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं, मैट्रिक किया हुआ है भाइयों ने। अच्छा। लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि वो भी फादर के साथ, फादर अब मेरे 65 ईयर्स के हैं, वो घर ही होते हैं। जी, क्योंकि वो अब इस कंडीशन में नहीं कि काम कर भाई कोई मिस्त्री का काम करता है? जी, भाई एक मेरे कलर वगैरह का काम करते हैं, एक मेरे ये इम्तियाज स्टोर वहाँ पर जॉब करते हैं। इस तरीके से छोटा भाई जो इतना पढ़ नहीं पाए वो उतना आगे नहीं। लेकिन भाइयों की भी काफी सपोर्ट थी, भाई भी हमें चाहते थे कि हम लोग भी पढ़े, वो खुद जॉब करते थे। जी, मेरे अब्बू ये टावर पर कपड़े का स्टॉल भी लगाते रहे। तो आप अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी मैं अनमैरिड। आपने अपने फ्यूचर क्या सोचा है? क्या आपने जो आप कमाती हो तनख्वाह है उससे आपने अपने घर में क्या क्या चेंजेस लेकर आई? काफ़ी चेंजेस। पहले ऐसा होता था, हमारे घर ऐसा होता था जैसे बारिश होती थी, जो रेन वाटर होता है वो छतों से मतलब गिरना ये, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब बहन भाइयों की मेहनत से लेंटर वाला घर बनाया है। अच्छा, RCC जिसे कहते हैं, तो अच्छा घर बना लिया हम लोगों ने। बाकी हम लोग जैसे कभी होता था हमारे एक वक्त होता है, एक वक्त नहीं, कभी ऐसे भी हालात आते हैं जिंदगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जो ऐसे डिजर्विंग पीपल हैं उनकी हम खुद हेल्प करते हैं, जो हमारे एरिया में रहते हैं, जो हालात हमने देखे हम चाहते हैं हम उससे लोगों को जो है उनकी सपोर्ट कर सकें। और आप लोगों ने जिंदगी अपनी खुद बदली। आपकी अम्मी की अक्लमंदी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी अक्लमंदी काम आई, और अगर वो आपको सपोर्ट ना करती तो आज आप यहाँ पुलिस नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफिसर ना बन के ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है, आपका एक स्टेटस बढ़ गया, इज्जत की नौकरी है,
बहुत अच्छा है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं अगर कहूँगी, जैसे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है हाँ। कि ख़वातीन को पुलिस में नहीं होना चाहिए, और मेरे जो मतलब कि बहुत हर कोई होता है, नेबर्स भी, क्या पुलिस में आपकी बेटी जॉब करेगी? क्यों? पुलिस को जो लोग कहते हैं कि भाई ख़वातीन को नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ख़वातीन के साथ आपको पता है हैरेसमेंट होती है, फिजिकल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। अब वो किसी मेल पर्सन से तो आकर डिस्कस नहीं कर सकती ना अपने पर्सनल्स को, बिल्कुल, तो उसके लिए भी आगे ख़वातीन का होना ज़रूरी है, जिनसे वो ईजीली जो है वो किसी बगैर किसी खौफ के बता सकें। तो हम उसको भी, मैं अपने जो पुलिस स्टेशन है हमारा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पर जो ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड केसेस होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, तो वो मैं डील करती हूँ, उनको सॉल्व करती हूँ, हर मुमकिन कोशिश करती कितनी हूँ। अच्छी बात है। मतलब लाइक आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो उस वक्त उंगलियां उठाते थे कि बच्ची को नहीं कर रहे हो, वो अब वो ही लोग आते फखरी हैं अंदाज जी, में। वही लोग आते हैं, उनको कोई हेल्प हो, अगर उनका कोई काम हो, थाने में कोई वेरिफिकेशन या कुछ भी है, प्लीज आप हमारी इसमें सपोर्ट करें। जबरदस्त जी। जबरदस्त। नबीला, आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बताया इनके अब्बू मिस्त्री थे, तो आपके अब्बू क्या काम करते थे उस वक्त? थोड़ा सा स्टोरी में सिमिलैरिटी मदर की आ जाती है। जैसे आपको पता है कि मदर ऐसी शय है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ढाल बन जाती है। बिल्कुल। और हमारी फैमिली में भी यही सीन था कि एजुकेशन की तरफ इतना रुझान नहीं था। अच्छा। हाँ, एक एक्सपेक्ट था कि बॉयज़ को पढ़ा लिया जाए ताकि वो अच्छी जॉब्स करें, और बॉयज़ का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। बट माई मदर वाज लाइक कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरी बच्चियाँ पढ़ेंगी। तुम्हारे कितने बहन भाई थे? हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। अच्छा। सबसे बड़ी जो मेरी सिस्टर है वो टीचर हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना। अच्छा। उसके बाद शादी के बाद चीज़ों में भी थी, लेकिन अभी स्टिल वो टीचिंग कर रही हैं। अच्छा। उन्होंने अपने करियर को कंटिन्यू रखा। उसके तो बाद मुझे बताओ ना, जब तुम छोटी थी तुम लोगों के कैसे हालात थे और क्या काम करते थे अब्बू? फिर अब्बू लेबर थे। हाँ। सऊदीया में होते थे, तो वो अच्छा। 2-2, 3-3 साल बाद आते थे हमारे अच्छा। पास। तो अच्छा। बचपन तो फादर के बगैर ही हमारा गुजरा है, मदर ही ने हमें जो है वो पढ़ाया लिखाया। उसमें ये था कि वो टाइम ऐसा था कि मेरी मदर सिलाई करती थी। हाँ। लेस बना ली, कोई भी सिलाई का काम आ गया, कोई भी मजदूरी का जो घर बैठे वो कर सकें। हाँ। वो करके हमारी फीसिस के लिए निकालती थी। हाँ। कि इनकी एटलीस्ट फीस सबमिट हो जाए। और जैसे सुमैया ने बताया, मैंने भी उसी स्कूल से किया है। वहाँ पे एटलीस्ट ये था कि आपको एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन जो बेसिक एजुकेशन है आपको वहाँ मिल रही है फ्री। हाँ। तो वहाँ पे हमें जो है वो पढ़ाया मेरी मदर ने। स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द टेन्योर। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ़ टाइम, थोड़ा नहीं बहुत टफ़ टाइम जो मेरा स्टार्ट हुआ, बिकॉज़ मैट्रिक के बाद अब टाइम आता था कॉलेज में एडमिशन का। और उस टाइम पे ना ही इतना था कि हम आने जाने के एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग बेयर कर सकें, इसके अलावा कॉलेज की फ़ीस वहाँ उस टाइम पे मुझे याद है इट वाज 2011 और 1000 रुपीज़ फ़ीस थी कॉलेज की। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर मैंने डिसीजन लिया कि आप मुझे परमिशन दें, मैं जॉब करूँगी, सेकंड शिफ्ट में टीचिंग करूँगी, फर्स्ट शिफ्ट में मैं अपनी कॉलेज करूँगी। कॉलेज में ये होता था कि वो 1:30-2 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो मैंने प्रिंसिपल से बात की कि आप मुझे 12 बजे ऑफ दें, मुझे वहाँ से जाना है स्कूल टीचिंग के लिए, ताकि मैं अपनी यहाँ की फ़ीस निकाल सकूँ। आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट सैलरी वॉज 1500 रुपीज़। एंड होता ये था कि सुबह 9 to 12 मैं कॉलेज पढ़ती थी, और कॉलेज और स्कूल के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो 30 मिनट बाय वॉक था, और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती थी। और वो कॉलेज ऐसे एरिया में था जहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था। और वो टाइम मुझे लिटरली नहीं भूलता, क्योंकि वो रमज़ान, धूप की तपिश, और आपका यूनिफॉर्म में 30 मिनट्स में स्कूल जाके पहुँचना, और आप पसीने में शराबूर होकर दोबारा अपनी ड्यूटी पे जाना, पढ़ कर वापस। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मैं स्कूल पहुंचती थी पढ़ाने के लिए, और मैट्रिक के फ़ौरन बाद से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, ताकि मैं अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस कंटिन्यू कर सकूं। हाँ, फिर शाम में घर जाके बच्चों को ट्यूशन देना और रात में बैठ के खुद पढ़ना। ये पूरा मेरा सेकेंड ईयर इस तरीके से गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया। फिर मुझे टीचर्स भी इतने सपोर्टिव मिले अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड ईयर के बाद मुझे जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा, उन्होंने ही मुझे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में रख लिया, और मुझे अच्छा खासा जॉब मिला। वैसे तो लोग मेंशन नहीं करते, बट मैं मेंशन करना चाहूँगी, जब मैंने स्कूल छोड़ा तो माई सैलरी वाज अराउंड 2000 रुपीज़, और मुझे जॉब मिला 8000 रुपीज़ का। और एट दैट टाइम दैट वाज अ ह्यूज जंप फॉर मी। और वो टाइम था जब पहली दफ़ा मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया। माशाल्लाह। माई मदर वाज लाइक कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बच्चियाँ पढ़ना चाह रही हैं ना, जितना पढ़ेंगी मैं उनको पढ़ाऊँगी। और उन्होंने हमारे साथ ढाल बनकर खड़ी रही। तुम कितना पढ़ी हो तुम?
आई हैव डन माई MBA इन HR। माशाल्लाह। हाँ, इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट जो सोशल वर्क्स होते हैं वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करी, कहीं होस्टिंग की। तुम MBA जहाँ मतलब लाइक मौका तुमने मिलता। इंटर तक तुम जॉब करी थी स्कूल इंटर। में, उसके बाद फिर तुम आगे अपने ही पैसों से पढ़ती रही? अपने ही पैसों से पढ़ती रही और साथ में फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती ओके। रही। जैसे मैंने फिर BCom में एडमिशन लिया। हाँ। तो BCom में यही था कि जिस कॉलेज में वहाँ पे मेरी जॉब थी, शाम में मैं अपना कोचिंग लेती थी, फिर उसमें रात में दोबारा बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ। इस तरह मेरा BCom का टेन्योर कंप्लीट हुआ। ठीक फिर उसके बाद दोबारा टफ टाइम शुरू हुआ, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब रेगुलर आपको अगर जॉब करनी है तो आप मॉर्निंग में तो जा नहीं सकते, तो मुझे इवनिंग में एडमिशन लेना पड़ा। 6 to 9 की क्लास ली थी मैं। अच्छा। तो सुबह 9 to 5 की जॉब, उससे डायरेक्ट भागते भागते 6 बजे की क्लास लेने यूनिवर्सिटी। खाना वाना खाती थी कि नहीं? कोई नहीं। सुबह की निकली हुई मैं तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 बजे के घर से निकलती थी और रात में 10 बजे घर इंटर होती थी। अरे तुम्हें पता है मेरी अम्मी की ज़िंदगी की भी यही कहानी है, इसी तरह हार्ड वर्क करके वो भी मुझे यही बताती थी। सुबह 5 बजे बेटा उठती थी मैं, और रात को 12-1 बजे मुझे बिस्तर मिलता था। बिल्कुल यही तो हाल वो था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइक अब्बू जैसे लेबर थे, उनके अब्बू क्या थे, सो वो तुमने अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर दिया ना। और सारी बहन भाई पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों छोटों को पढ़ा रही हूँ। भाई मेरा पुलिस में है अभी, और उसको बैचलर साथ साथ करवा रही हूँ। और छोटी एक मेरी सिस्टर बैचलर कर रही है, और उससे छोटी ने अभी इंटर के एग्जाम्स दिए हैं, और वो तीनों पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। सब अच्छे हैं पढ़ाई में। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा तुम्हारे अंदर है वो उनमें भी है? भाई थोड़ा सा है, आपको पता है ये बॉयज लड़के का क्यों इंटरेस्ट ऐसे होते हैं? लड़कियां तो देखो जरा। एक्चुअली उसको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसको भी स्किप नहीं करवाया। मैंने कहा तुम उसको भी कंटिन्यू करो, क्योंकि आपको फिजिकल एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो साथ साथ उसकी चल रही है। अपने शौक भी कर रहा है, साथ में स्टडीज़ भी कर रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम था जब लोगों के ऑब्जेक्शंस होते थे कि बेटियों को पढ़ा रही हैं, बेटी जॉब करने जा रही है, रात में 10 बजे घर आ रही है, इतनी आज़ादी दे दी, कोई तो बात आएगी सामने। हाँ। मेरी मदर ने बोला मैं अपनी बेटियों को बेटी समझ के घर से बाहर नहीं निकलती, ये मेरे बेटे हैं और किसी के बेटों से कम नहीं है। वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनवाया प्रॉपर तरीके से, और सारे बहन भैया पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिस पोजीशन पे हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से उठना बैठना बात करना, तो मेरे लिए जो बेस्ट चीज़ है जब मेरी मदर के सामने आके या मेरे फादर के सामने आके बोलता है ना कि आपकी बेटी, और वो आगे फिर उसको तमहीद बांधी जाती है, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। सुपर प्राउड ऑफ यू बोथ। Thank एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना आपके अपने हाथ में होता है। बहुत सारे लोगों को आपने रोते हुए सुना है, गिड़गिड़ाते हुए सुना है, वो अपने ऊपर तर्स खुद खाते हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और यही स्टोरीज़ आज आप हमारे शो पे देखेंगे। देखिए, इस बच्ची ने भी अपना घर बनवाया, उस बच्ची ने भी अपना घर बनवाया, और वो माँ बाप जो सोचते हैं कि हाय बेटी पैदा होगी अब क्या होगा, ऐसा तो आप इस शो को देखने के बाद कहना ही बंद कर देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज मेरे शो पे सक्सेस स्टोरीज़, और ये ऐसी स्टोरीज़ है जिनको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि माँ बाप अगर मेहनती होते हैं तो उनकी देखा देखी बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं वो मेहनत, और फिर वो भी मेहनती होते हैं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर हमारा बाप या हमारी माँ भाग दौड़ करके हमारे लिए अपना पेट काट के पैसे इकट्ठा कर रही है हमारी एजुकेशन के लिए, तो हमने भी उनकी ज़िंदगी बदलनी है। और ऐसा होता है, ये मैं आपको आज इस तरह की एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ज़ैन मुस्तफ़ा अपनी अम्मी नसरीन मुस्तफ़ा के साथ। मैं ये बताना चाहूँगी, इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। माशाल्लाह से आज ज़ैन मुस्तफ़ा जो हैं वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन करते हैं। एक ज़माना था ये, इन्होंने भी बुरे वक्त देखे, अब्बा ने कैंडल्स तक बेची हैं। उतार चढ़ाव हर फैमिली में आते हैं, लेकिन अगर माँ बाप मेहनती होते हैं तो बच्चे मेहनत करने से कभी नहीं कतराते, कभी नहीं घबराते। तो यहाँ एक मिसाल है ज़ैन की। माशाल्लाह आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर टीम ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह 30 पीपल। अच्छा, और ये है कि हम लोग पिछले 3 से 4 साल से सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। उससे पहले आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंसेस। अच्छा। और यही है कि जितने भी बहन भाई हैं थ्रू आउट अर्ली इन द कैरियर, जितने भी हमारा टाइम था, अब्बू ने एक विजन दिया था कि आपने कुछ भी हो जाए, खाना कम खा लेंगे, तफरी के मकामात पे कम चले जाएंगे, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कि अगर आपको
सोसाइटी में एक लेवल अप जाना है और अब अपने ना सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने पूरे खानदान को आप लेवल अप और गाइड कर सकते करना है। हैं। मैं बिल्कुल तो कहूँगी कि आप लोगों ने, आप बच्चों ने अपग्रेड किया अपने माँ बाप को। सो आपको शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का? बहुत शौक था। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ। तो हमारे गांव में इतने आमिया चन्नू हमारे गांव अच्छा। बनमा 15 हमारा चाका शहर में चन्नू, तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ससुराल वाले सब पढ़े थे। हाँ। सबकी बातें सुनती थी। हाँ। तो मैं कहती थी बच्चे मेरे पढ़ लिख जाएं बस। बहुत शौक था। अल्लाह ने मेरा शौक पूरा कर दिया। हाँ। तो आप पढ़ी लिखी नहीं थी तो बच्चे उस वक्त पढ़ने बैठते थे, उनको कोई मदद की जरूरत होती थी, उनकी मदद कौन करता था? वो बस अल्लाह ताला ही करते। नहीं, इसके अब्बू मदद करते थे। हाँ। इसके अब्बू बहुत मदद करते थे। वो 12वीं जमात तक पढ़े हुए थे? जी। हाँ। सो वो उनको भी शौक था और आपको भी शौक? उनको बहुत शौक था। हाँ। वो पढ़े तो उसने पटवार का कोर्स भी किया था लिया में। हाँ। जॉब भी की थी, फिर उसने छोड़ दी। कह रहे इसमें हराम पैसा। उसने अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई खिलाई। लेकिन आप के दादी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। तो उन्होंने अब्बू को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि आप पटवारी अगर रहते हैं तो ज़्यादा कमा नहीं सकते और जो ऊपर की कमाई है उससे हमने घर चलाना नहीं है। तो अब आप देख लें कि 15-20 साल लगे उनकी स्ट्रगल को, लेकिन अल्लाह ताला ने हलाल तरीकों से आगे दिया ना फायदा। ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि अक्सर मैंने ऐसे घराने देखे हैं जिन्होंने हराम का पैसा खिलाया बच्चों को, बच्चे ड्रग्स में फट गए, शुक्र बच्चे अल्लाह का, मतलब इधर उधर हो गए। तो जो आपका फ्यूचर है उसकी तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही बिल्कुल नहीं ऐसा ही है, क्योंकि वो बीमार हो गए, कुछ हो गया। हराम का पैसा तो हजम ही नहीं होता ना वो वाली। और रिश्तेदारों से थ्रू आउट ये सुनने को मिलता रहा कि आज पटवारी होते तो ज़मीनें होती और वो सारी चीज़ें होती। और थ्रू आउट जितने टाइम तक अब्बू पढ़ाते रहें, बच्चों को तालीम हासिल करवाते रहें, तो वो हालात ऐसे ही रहें कि हैंड टू माउथ चीज़ें चलती रही। ठीक है, लेकिन जब चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जाना शुरू हुई हैं, वी आर एग्जाम्पल्स इन नॉट ओनली इन द फैमिली बट ऑल्सो इन द फ्रेंड्स और जितना भी हमारा सोशल सर्कल है, तो दे गिव एग्जाम्पल्स के इस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अच्छा, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास ऐसे जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन हर किसी के अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं होता जो आके अपना बैकग्राउंड बताए, अपने रूट्स के बारे में बताए। आप लोगों में ये कैसे, मैं आप सबसे ये सवाल करूँगी, आप लोगों में कैसे ये तप्पड़ है? मैं क्या तो उसमें ये कि घर से आपको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो मैं ये देखता था कि उनके घर से उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाती थी। बीच में 1-2 स्टूडेंट मैंने ये भी ऐसे भी देखे कि उनके माशाल्लाह A+ उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बट देयर फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग देम, और उनको बीच में एजुकेशन छोड़नी पड़ी। A लेवल का स्टूडेंट, A ग्रेड का स्टूडेंट, उसको यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी है सिर्फ इस वजह से कि घर वाले चाहते हैं कि जल्दी आप नौकरी शुरू कर दें। तो घर से विजन मिलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जाहिर है जब सब बच्चे पढ़ रहे थे तो आपका घर कैसे चलता था? कौन पहले तो जब कोयटा में छोड़कर आए थे ना जॉब, तनख्वाह कम थी, बहन भाई छोटे थे, उनकी भी शादी करनी, सबसे बड़ा था शौहर मेरा। तो फिर उसने बहन भाइयों का भी सोचा। फिर इधर हमारे जानने वाले थे गांव के, उनकी लेदर की फैक्ट्री थी, उसमें शिफ्ट हो गए, वहाँ काम किया, बहुत पैसा कमाया, अपनी भी मशीनें लगाई, बस ऐसे काम चलता रहा। फिर लेदर का काम कुछ दिनों में, मतलब आपके मियाँ ने इतनी बहुत मेहनत की है। बहनों की शादी 3 बहनों की, एक भाई और बच्चों को 2 भाई छोटे। हाँ, एक घर पढ़े लिखे थे। पूरे खानदान में एक ऐसा रोशन चिराग होता है जिसकी वजह से हर कोई आगे बढ़ता है। वो 16 साल का था जब कह रहे मैं काम करने लग गया। 16 साल का था जब पहली दफा अपने अब्बू के पीछे कोयटा गया। कह रहे बहुत छोटा था मैं जब का अपने अब्बू के साथ हाथ बढ़ाया। स्ट्रगल जो रियल है वो तो हमारे फादर ने की, बट जो लेकिन आप भी तो उनकी मशल को आगे लेके चले ना। बिल्कुल। तो माशाल्लाह अपनी फैमिली को अपग्रेड किया। सारे बहन भाई आपके सब जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एल्डर सिस्टर हैं, उन्होंने एमफिल इन केमिस्ट्री किया है। उसके बाद मेरे मुझसे छोटे भाई हैं, उन्होंने MBA किया है। उससे छोटी सिस्टर उन्होंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंसेज में। फिर सिस्टर जो है वो अभी फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर रही है, फाइनल ईयर में है। और जो सबसे छोटा भाई है 2 हफ्ते पहले उनका बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज में कंप्लीट हुआ। बड़े बहन भाइयों को देख के भी जो छोटे बहन भाई हैं उनको कि हमारे खानदान में भाई मास्टर्स तो मस्ट है, तो यही होता है वो वाली। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें अंदाजा इसका हो रहा है। अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम देखे लोग। सेवरी तालीम है जो वालिदैन अपने बच्चों को बाकी कोई इसको चुरा नहीं सकता, कोई इसको छीन नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता उससे। मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है जी अनीला सदफ,
और अनीला सदफ खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जी। और आपके अब्बू जो हैं वो ओटी टेक्नीशियन थे जिन्ना हॉस्पिटल। जी। सो वो उनके पास उतनी तालीम नहीं थी जितनी बिल्कुल। आपने तालीम हासिल की। आप बताएं अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे शेयर करें। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो माँ बाप की सपोर्ट है। उन्होंने जो है वो सबसे यही सोचा कि हम लोगों ने खुद इतना नहीं पढ़ा है, मम्मा ने भी पापा ने भी, हाँ। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है वो आला तालीम दिलवानी है। हाँ। और जो तालीम है ना वो हमारे इस्लाम में भी है, इस्लाम को भी लेके चलना है कि हाँ भाई दीन की भी होनी चाहिए और दुनियावी भी होनी हाँ। चाहिए, लेकिन दिलवानी जो है वो आला तालीम है। हम खुद जो है वो कम खा लेंगे, कम रोटी खा लेंगे, हो सकता है कि एक टाइम ना भी मिले, हाँ। क्योंकि किराए के घर में रहते आपने थे। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हाँ, की? मैंने स्कूलिंग जो वो ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के से की है स्कूल से। अच्छा। तो स्टार्ट में तो काफ़ी सपोर्टिव रहा, लेकिन उसके बाद के जो अखराजात होते हैं वो सब जो है वो- मैट्रिक तक तो ट्रस्ट स्कूल हाँ। अफोर्ड करता है, उसके बाद बिल्कुल। फिर जो है देखिए ना, इतना तो मुझे मालूमात भी नहीं है कि क्या इस तरह इतने सारे स्कूल्स खुले हुए हैं। बिल्कुल इन चीज़ों को ना थोड़ा सा उजागर होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। सिंध में माशाल्लाह से जीसीडी के 60 स्कूल्स हैं, हाँ। 18 डिस्ट्रिक्ट में। और अभी आपको पता है जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है, हाँ। उसमें हमारे कोई 10,000 ऐसे बच्चे जो सिंध की तरफ पढ़ते हैं, उसमें से 3,500 घराने मुतासर हुए हैं। और वो एजुकेशन के साथ साथ अब माशाल्लाह उनको दोबारा स्टेबल कराने में भी जीसीडी अपना रोल अदा कर रहा है। और उसके बाद क्योंकि बेसिक तो वही होगा ना कि पहले अपने स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो कनेक्शन में उनको पता है कि कौन कहाँ है, किस तरह मुतासर हुआ है, और फिर बाद में माशाल्लाह वो पीछे करेंगे। तो ना ही एजुकेशन, उसके साथ साथ वो जहाँ तो भी ये सारे जो ट्रस्ट होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, इनको इमदाद दी जाती है। बिल्कुल। और ईदी भी देते हैं, ऑर्फन जो चाइल्ड्स होते हैं उनको ईद पर गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को, कपड़े। हमारा स्कूल है वो बेसिक support करते हैं एजुकेशन अगर बहुत। बच्चे को मिल जाए ना उसके साथ। अच्छी और सपोर्ट मिल जाए उस टाइम पे, तो बाद में वो इतना स्टेबल होता है कि एटलीस्ट अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव अच्छा, मैंने ऐसे देखा है जो गाँव गोट होते हैं वहाँ तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है। हाँ, है ना? मोस्टली कॉन्सेप्ट स्कूल ही नहीं उसके भेजते लिए जो हमारी ट्रस्ट के स्कूल्स हैं वो सेशंस करवाते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स अवेयरनेस सेशन पेरेंट्स मीटिंग्स अच्छा। होती हैं, अवेयरनेस सेशन के जो है वो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा तो अनिला, तो मुझे अपने बारे में तो बताओ, तुम उधर उधर लग गई, तो मुझे बताओ। हाँ, अपने आप को तो भूल ही गई। हाँ, तो जो मेन रोल रहा है वो मेरी अभी तक की एजुकेशन में वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई लड़की है हमने क्यों पढ़ाना है इसे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी जो है मुल्क कौम की तरक्की का जरिया तुम्हारे कितने बनेगी। बहन भाई हैं अनिला? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, फिर सब मैं पढ़े हूँ। लिखे हैं कि नहीं? सब पढ़े लिखे या हैं, भाई गड़बड़ अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हाँ। मेडिकल फील्ड से ही हैं। अच्छा। वो कार्डियो में होते हैं, MBA उन्होंने उसमें मेडिकल मैनेजमेंट में किया है। माशाल्लाह। दूसरे भाई भी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, तो अच्छी फैमिली चल रही है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि वो जो स्टार्टिंग है ना, वो चीज़ होती है कि आपके कैसे? जो माँ बाप ने जो है वो कैसे अपना पेट काट के आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों की तालीम पे तवज्जो दी है। उनका एक विजन था कि जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए तालीम है। अगर आज हम इन्हें तालीम दिलवाएंगे तो ये आगे जो है वो होता है ना बीच में कभी कभार साहब बस थक जाते हैं, यार अब तुम भी कमा लो, माँ बाप ही कहें बस बस हो गया, मैं कितना कमाऊंगा, चलो बेटा तुम निकलो अब बिल्कुल पढ़ाई ऐसा छोड़ो। जैसे होता ये है। कह रहे हैं कि हाँ। उनके साथियों को उनके अम्मी अब्बू ने बिल्कुल। कहा कि छोड़ो अब कमाओ तुम जा। बिल्कुल, हमें भी ऐसी देखने को एग्जाम्पल्स मिलती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत हम लोग या तो खुशकिस्मत हैं कि पेरेंट्स ने कहा है कि नहीं, आप लोग जो है ना वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि मेडिकल फील्ड ऐसी है कि आप इसके साथ दूसरी चीज़ों को लेके आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब को। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब अखराजात बर्दाश्त करेंगे। मेरे पापा ने 2 जॉब्स की, सुबह घर से निकलते थे, रात को 12 बजे घर पहुँच रहे होते थे। प्राइवेट अलग की, दूसरी जॉब अलग की, लेकिन ये है कि सपोर्ट किया। पढ़ाई को उन्होंने इतनी अहमियत दी कि जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बेटा आप लोगों के लिए पढ़ाई है। आप मेहनत करेंगे ना, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, आपको मिलेगी। पढ़ाई के दौरान बहुत सा ऐसा होता था कि इंसान जो है वो यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, आप लोग बसेस में सफ़र कर रहे हैं, 3-3 बसेस चेंज कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि आप 2 घंटे 3 घंटे में तो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, फिर वहाँ से वापसी 2-3 घंटे में वापस आ रहे हैं, बसेस में ख्वार हो रहे हैं। तो आप कहते हैं यार क्यों हम लोग कर रहे हैं, आगे तो कुछ होना नहीं है, हमारा मुल्क ऐसा है, यहाँ सोर्स चलेगी, ये होगा। लेकिन पापा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो, आपको सब मिलेगा, सिला मिलेगा। बिल्कुल सिला मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं ऐसा होगा कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी मेहनत का सिला नहीं तुम्हें मिलेगा। जॉब ढूंढने में मुश्किल हुई? स्टार्ट में हुई थी, उस पर मैं वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाती थी कि देखें मेरे पास जो है वो A+ है, यूनिवर्सिटी में मेरी एक्सटेंशंस हैं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जो है वो रखते नहीं हैं, सोर्स का है। पापा कहते हैं कोई मसला नहीं है, 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, तुम 10 जगह इंटरव्यूज़ दो, हो जाएगा। क्योंकि मेहनत जो है वो तुम्हारी ज़ाया नहीं जाएगी, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। फिर तुम्हें कितनी जगह इंटरव्यूज़ देने के बाद फिर तुम्हें जॉब मिली?
मैंने तकरीबन 10 से 15 जगह तो सीवीज़ अपनी और इंटरव्यूज़ जहाँ जाते थे, हाँ हम आपको कॉल बैक करेंगे। हाँ लेकिन फिर एट द लास्ट मुझे जो है वो AKU से ऑफ़र आई, आगा खान से, तो वहाँ मैंने जॉब की। उसके बाद जो है बस वो एक थप्पा लग गया अच्छी जॉब का, फिर उसके बाद तो मुश्किल ही नहीं। जी, वहाँ पे भी जो है ना पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ मैं, तो आगा खान आना तो वो बहुत टफ था। आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंचना, बसेस में सफ़र करके, लोकल बसेस में तो आप घर से ही जो है वो 6:30 बजे निकल रहे होते हैं, 8 बजे जॉब पे पहुंचने के लिए। आप लोगों को भी नौकरी ढूंढने में प्रॉब्लम हुई? तुम्हें हुई मुश्किल? जी मैम, बहुत ज़्यादा। जैसे अब इंटर किया था तो सोचा कि साथ में कोई जॉब भी हो, और अब सिस्टर की भी शादी हो गई थी तो कौन सपोर्ट करेगा। ग्रेजुएशन करना था आगे, फिर इस तरीके से स्कूल में ट्यूशन्स भी पढ़ाई, स्कूल में जॉब भी की, इस तरीके से घर को भी लेकर चलना। पुलिस में नौकरी करना मुश्किल हुई, मतलब लाइक उसमें वहाँ तक पहुँचना? नहीं, पुलिस में ये है कि मैं सबसे पहले तो IG सिंह साहब, जो हमारे साहब IG गुजरे हैं, AD ख्वाजा साहब, उनका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है न्यू अपॉइंटमेंट की, जिसमें फीमेल और मेल काफ़ी ऐसे बेरोजगार लोग थे और कोई सोर्स नहीं थी? कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल किसी मेरिट पर आए हैं, NTS के थ्रू। जबरदस्त। मतलब हमेशा हम दिखाते हैं बुरी बुरी चीजें, सोर्स है, पैसे खिलाओ तो होता है, लेकिन कुछ नहीं, मेरे सामने लोग बैठे ऐसा कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करें, आपको वसूल होगी। आपको देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ने खुद ही दरवाजे खोलते चला गया और बहुत अच्छी जॉब फ्लो के साथ। बिल्कुल। एक बहुत सा अच्छा कोइंसिडेंट बताती हूँ। मेरी जब इंडस में जॉब हुई थी, मुझे नहीं पता था कि GCT इंडस का इदारा है। इंडस फार्मा GCT का इदारा चला रही, मुझे नहीं पता था। मैं इंटरव्यू के लिए जब गई, मेरी CV पे मेंशन था मेरे स्कूल के साथ GCT का। तो जो हमारे HR मैनेजर थे, उन्होंने बोला आपको पता है GCT कौन चलाता है? मैंने कहा आई हैव नो आइडिया, मैंने तो मैट्रिक वहाँ से किया, तो मुझे आइडिया नहीं। कहते इंडस के जो ऑनर हैं वो ये सोशल वर्किंग कर रहे हैं। मैंने कहा सीरियसली? और कह रहे हैं मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि उस स्कूल से पढ़कर आज आप हमारे इस इदारे में आई हैं। तो वो एक ऐसा कोई सोच नहीं थी, कोई पर्ची नहीं थी, और इंडस फार्मा में मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंट हुई हैं। तो ये भी एक कोइंसिडेंट है। देखेंगे उनकी अच्छाई की हुई, लाइक GCT से पढ़ी हुई, उनके इदारे में कभी जॉब करेगी उनको भी आइडिया नहीं होगा, आई गेस। तो ये उनके लिए और मेरे लिए भी शॉकिंग था कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ, टाइम टफ आते हैं। आई वाज जॉबलेस फॉर 6 months। एट दैट टाइम आई वाज फुली फाइनेंशियली सपोर्टिंग टू माय फैमिली। वो 6 month मुझे भूलते नहीं है। लेकिन मैंने डबल जॉब की थी, लाइक सुबह में जॉब और शाम में मैं होम ट्यूशन देती थी। तो जब मेरी जॉब गई तो मेरे पास बैक हैंड पे होम ट्यूशन थी। हालांकि मदर वाज नहीं, 2 जॉब्स करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा अम्मी मेरे पास लिमिटेड टाइम है, जितना ये टाइम होता है आपका स्ट्रगल करने का, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर लें आप, इस टाइम पे आप सेव कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं और आपका आउटपुट जल्दी आएगा। अगर आप बोलें भाई 9 to 5 जॉब चल रही है, ठीक है, दैट्स इट, नहीं, जितना आप मेहनत करेंगे वो बाद में नहीं, इस वक्त हड्डियों में दम होता है, फिर बाद में थोड़ी रहता है। तो आपने भी जॉब्स की पहले, खुद अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाने से पहले? मैं तकरीबन 2-3 साल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने के बाद मैंने 1 से 1.5 साल जॉब की। अच्छा। और हमारी फील्ड में इसी तरीके से है कि अगर कोई बंदा स्किल्ड है तो स्किल्ड लोगों की तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमी है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कन्वे दिस मैसेज कि जो नई यूथ है वो टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान अपना रखे, क्योंकि उसमें ये है कि लोगों की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है, टैलेंटेड लोगों की कमी है। और ज़्यादातर हमारे पास अभी जो यूथ है वो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और ट्रेडिशनल जो फ्यूचर है उस तरफ वो फोकस कर रहे हैं। तो मैंने 1.5 साल जॉब करने के बाद एक अपने दोस्त के साथ मिलकर हमने छोटा सा 2-3 बंदों ने बैठ के एक दोस्त के क्वार्टर में एक कमरे में बैठ के नीचे बैठ गए और तकरीबन 1.5 साल तक इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं। फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट पे अल्हम्दुलिल्लाह शाहरा फैसल के ऊपर ऑफिस है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है। तो आपको भी नौकरियां ढूंढने में मुश्किल हुई थी, जिस तरह वो कहते हैं ना जूते घिसाने पड़ते हैं। जाना थोड़ा दूर पड़ा, लेकिन ये था कि पहली दफ़ा भी मैं गया हूँ और पहली जगह ही गया हूँ और पहली दफ़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई। मतलब आपको ये लगता है कि IT जो है IT में बिल्कुल ऐसा है, बहुत स्कोप है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप माशाल्लाह टैलेंटेड है, आप भी फाइवर अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएं ये प्रमोशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंशाल्लाह आप भी इसमें बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद सुनते रहिए इसी तरह सक्सेस स्टोरीज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज हमारे शो पे देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज़, अपनी फैमिली को किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है अपनी सोच, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी मेहनत से। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा है इस मुल्क में कुछ नहीं है, बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, सोर्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कहीं कुछ हद तक सही भी कहा जाता है, लेकिन
अगर आप यहाँ देखें मेरे पास, तो आपको मेहनत के साथ साथ उमंग भी नज़र आएगी आगे बढ़ने की। और जब जिसके दिल में उमंग होती ना, कहते हैं कि आप अगर आपके दिल में उमंग है तो आप खुदा भी ढूंढ सकते हैं, ये एक मिसाल दी जाती है। सो मैं उन सारे लोगों को ये कहूँगी कि जो समझते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, चलो कमाओ, छोटी सी उम्र में निकल जाओ, मैं उनको यहाँ लोगों से मिलवाना चाह रही हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली को अपग्रेड किया है। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं शहनाज इलियास और अमानुल्लाह, दोनों बहन भाई हैं और ये दोनों टीचर्स हैं। बहुत एक रिस्पेक्टेबल जॉब है इनकी। इनके अब्बू पियोन थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे अपग्रेड किया, आइए इन दोनों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, कौन बताएगा दोनों बहन भाइयों में से कैसी ज़िंदगी गुजारी, कितनी मेहनत की, यहाँ माशाल्लाह एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, बहुत हम यही सोचते हैं कि एक छोटा सा वर्ड होता है कि आप इतने रिस्पेक्टेबल, बट उसके पीछे कितनी एफर्ट लगती है वो एक वही शख्स जान सकता है जो उस लेवल या उस वहाँ से गुजरा हो। तो हमने भी इसी तरह बहुत जो है वो स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी है। माँ बाप दोनों जो है वो अनएजुकेटेड थे, बट उन्होंने कोशिश की हमें जो है। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 4 बहन भाई हैं। अच्छा, और सब चारों पढ़े लिखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो अब्बू कहाँ काम करते थे आपके? अब्बू मेरे प्यून थे स्कूल में, और हमें उधर ही मतलब उसी स्कूल में रिहाइश मिली हुई थी। अच्छा, तो हम उधर ही रहते थे। हाँ, तो हमारी समझ लें कि टीचर्स के बीच में ही परवरिश हुई है, तो शायद इसलिए माहौल जरा अच्छा मिलता होगा, पढ़ा लिखा माहौल, और वो जी हाँ बिल्कुल वहीं खेलते कूदते थे और वहीं पढ़ाई भी आप करते। ऐसा ही है। सो अब होता है कि ना, लाइक जब अब्बा एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं, वो कहते हैं बच्चों अब तुम लोग संभाल लो, अब तुम लोग काम कर लो, तो आप मतलब उन्होंने कैसे आपको पढ़ने की तरफ राग़िब किया? और मेरे ख्याल से हमारा जो माहौल हमें मिला स्कूल के अंदर, हम लोग असल में एक स्कूल जो हम जिसमें पढ़े हैं उसमें हम रहे भी हैं। तो एक हमारी एक लक समझ लें, एक अच्छी किस्मत हमारी कि हम लोग वहाँ पे रिहाइश मिली, वहीं पे एजुकेशन मिली। एक सबसे अच्छा स्कूल जो उस वक्त उस टाइम का मतलब सदर के अंदर सबसे अच्छा एक स्कूल मिला हमें, जहाँ पे हम लोग पढ़े, अच्छी तालीम हासिल की। और फिर ऐसा मौका मिला कि हम लोग उसमें पढ़ा, मैंने जैसे उसी स्कूल में पढ़ाया भी दोबारा से। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि भाई हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज आई थिंक सो 17 और 18 जब मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना, टीचिंग ही। ट्यूशन स्टार्ट किए, फिर और स्कूल पढ़ाया, फिर उस स्कूल में पढ़ाया, फिर वहाँ 14 ईयर्स देके नाउ आई एम 20 ईयर्स इनटू एजुकेशन फील्ड। माशाल्लाह। तो आपके अब्बू अब कैसा फील करते हैं? अब्बू के साथ साथ मैं कहती हूँ मैंने इन लोगों को भी सुन रही थी कि फादर के साथ साथ मदर ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की। अच्छा, जब आप एक जॉब पे होते हैं तो एक बंदा एक जॉब पे होता है तो वो तो मतलब एक काम करके उसे सैलरी, बट आपकी मदर जिसको जो है वो इतना वो नहीं होता, वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। कभी कभार वो घर में होती थी? नहीं, अम्मी ने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, और जो है वो जाके हम लोगों के लिए बहुत एफर्ट की। क्योंकि मेरे अब्बू की जॉब इतनी नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, तो मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया उनको। तो वो जो है मैं कहती हूँ मतलब विद फादर माय मदर आल्सो इक्वली माशाल्लाह। वो उन्होंने मतलब एक ये नहीं सोचा कि मैं औरत हूँ, अनएजुकेटेड हूँ। वो एक बाहिम्मत खातून है, और आज तक भी वो इतनी मेहनत कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। तो आप मतलब आपका पूरा खानदान तो रश करता होगा ना आप पे? पहले वही लोग थे जो कहते थे कि जो है मतलब एजुकेशन जरूरी नहीं है। मेरी बहन जो है वो मैरिड है और वो पंजाब गई है। अच्छा। उन्होंने वहाँ जाके स्कूल खोला और उन्हीं के बच्चों को फिर पढ़ाया। माशाल्लाह। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोग एजुकेशन के खिलाफ थे उनको ही एजुकेशन हमारे ही थ्रू मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो है वो, प्लस हम लोग खुद एक एजुकेशन के उससे ताल्लुक़ रखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में हम लोग पढ़ाते हैं इस वक्त। तो बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि यार हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके हमें। आप कभी बच्चों को भी बताती हैं, ये जो आप जिनको पढ़ाती हैं, आप उनको इंस्पिरेशन देती हैं? क्योंकि बहुत सारे अमीरों के बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। जी ऐसा ही है। उनको तो अब्बा की जायदादें हैं, उन्होंने तो हमें क्या करना है पढ़ के। आप अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी उनसे शेयर करती हैं? जी वो डिपेंडिंग अपॉन मतलब उनके मतलब कभी कभार सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें उनको बताना पड़ता है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि कभी कभार आपकी मॉरल वैल्यूज़
आपकी जो टीचिंग्स आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिली होती हैं, अदर देन बीइंग एजुकेटेड या एजुकेशन देने के, आपकी मॉरल वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो भी कभी कभार आपके पेरेंट्स आपको टीच करते हैं। आप जो यहाँ आप रो आगे रही हैं। हैं, आपकी अम्मी वहाँ बैठी भी रो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। का हमारा कैमरामैन उनको भी बुलाना चाहिए यहाँ, आपको इधर आना चाहिए। आप मेरी जगह पे बैठे, आप इस वक्त तो जो सर का ताज जो है ना वो माँ बाप के सर पर पहनाना चाहिए कि जिन्होंने इतने अच्छे बच्चे। आइए आप इधर बैठिए, या जगह है उधर, इधर आइए ना आप। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बैठे हैं, आपकी बेटी यहाँ रो रही है और वहाँ मेरी टीम कह रही है वहाँ बैठी हुई, आप आंसू बहा रही हैं। आप मतलब एक होता है ना कि इंसान को खुशी महसूस होती है। आज हमने ये दिन देखा है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए हैं। आप लोगों की तो मेहनत का सिला है, हलाल की रोजी खिलाई है बहुत So, ज्यादा। क्या कुछ कहेंगी आप अपने बच्चों के लिए? उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, आपका नाम रोशन किया है। माइक में बहुत बहुत कि आपने बुलाया हम जैसे लोगों को, और सब दुनिया के सामने जगह ना हम लोगों को जगह ना बात करने का एक नहीं है कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोले। नहीं, बस ये मेहनत दूसरी बात है कि मैं अभी तक जगह इन बच्चों की खातिर बहुत मेहनत कर रही हूँ। हाँ, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन आमीन। जो माँ बाप का रिश्ता है ना वो तो कब्र तक अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या हम कभी कभी जगह ना बोलते हैं कि आप गुस्सा करती हैं, आप ये करती हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ कि आज का मेरा गुस्सा कल आप लोगों को याद आएगा। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहता कि नहीं आपके आप जैसे माँ बाप के लिए तो हम सब तालियां बजाना चाहते हैं। क्या आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत और हिम्मत की वजह से आपके बच्चे कुछ बन मैं पाए अभी हैं। भी 6 बजे से लेके मैं रात के 12 बजे तक शॉप चलाती हूँ। एक नहीं चलाती, मतलब 2 कितनी चलाती अच्छी हूँ। बात है कि आप मैं खुद जगह ना और काम यही करती हमारी हूँ। रोल मॉडल है जिन्होंने हमें मतलब मैं एक जगह ना मेहनत इनको करने की आगे तरफ बढ़ाने राग़िब के किया लिए है और कि हम करने लोग के लिए इनकी मेरा वजह से बहुत ज्यादा हाथ है हाँ, कि मैं मतलब कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। मेरे बिरादरी वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने जगह ने मुझे ताने दिए थे हाँ, कि वो दिन आएगा जिस दिन देखेंगे कि तुम्हारे बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। हाँ। अल्लाह अल्लाह, ओ माय गॉड, ये तो एक इमोशनल चीज हो गई है। लेकिन जो है चलिए बस हिम्मत रखें। अब जो मेहनत की उसका फल आपको मिला, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, जिंदगी चेंज हो गई, अपग्रेड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बराबर भी जो बैठी है ना सादिया, हाँ सादिया, हाँ सादिया, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सादिया अजीज़ इस वक्त मेरे सामने यहाँ बैठी हैं और सादिया अजीज़ के बारे में कहूँगी कि इनकी अम्मी हाउस हेल्प थी। हमारे हेल्पर्स होते हैं, उनकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जो मेरे घर में हेल्पर्स हैं, उनकी वजह से मैं काम कर पाती हूँ। अब मेरे घर की सारी जिम्मेदारी वो संभाल रहे होते हैं। सो उनको भी सलाम है जो अपने घर में बच्चे हैं सब उनको छोड़ के वो हेल्प करने के लिए हमारे घरों में आते हैं। बहुत रिस्पेक्टफुल मैं तो कहूँगी वो नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। सो उन्होंने अपनी बेटी को, सादिया को पढ़ाया। सादिया ने इंटर किया, इंटर सेकेंड ईयर में पहुंची हो? अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ, अभी पहुंची हूँ सेकेंड ईयर में। और सादिया इस वक्त कहाँ जॉब कर रही हो? साथ साथ जॉब भी कर रही हो और पढ़ भी रही हो? बिल्कुल, मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी और अभी मुझे साल हो गया है। डिफेंस की एक कंपनी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो वेरीफाइड डोमेस्टिक स्टाफ प्रोवाइड करती है, काम.pk से है। तो वहाँ मैं वर्क कर रही हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। तो तुम प्राइवेटली वो पढ़ रही हो पढ़ाई? जी, मैं प्राइवेटली पढ़ रही हूँ। डेली बेसिस पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होती। कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया हुआ है। और तो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है सादिया? तुम क्या सोचती हो अपने लिए? तुम्हें क्या करना है? मैं अपने लिए सोचते तो बहुत कुछ है और पूरी कोशिश होती है कि उसे पूरा भी किया जाए। देखो ना कितनी सही सक्सेस स्टोरीज तुम्हारे सामने हैं। हाँ, और मैं खुद ये सोचती हूँ कि जो अभी तो मुझसे काफ़ी हद तक इनको भी बहुत टाइम हो गया पास आउट हुए और मुझे तो अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है और अभी मैंने बिल्कुल, तो मैंने यही सोचा है कि आगे मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अपने खुद के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे 5 बहनें 1 भाई है मेरा। अच्छा, सही।
और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़ी सिस्टर जो है वो थोड़ी मिडिल पास हैं, भाई भी मिडिल पास है, और मुझसे बड़ी सिस्टर हैं वो मेडिकल की फील्ड में काम कर रही है, और मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ साथ साथ। मतलब दिन में 9 to 6 जो है मेरी जॉब होती है, उसके बाद जो है मैं खुद पढ़ती हूँ शाम में 7 बजे मैं बैठती हूँ, तो 7-8 2 घंटे पढ़ लिए। और डेली बेसिस पे अगर हम 2 घंटे भी अगर पढ़े ना दिल लगा के तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत फायदा हो ठीक है। और ये तो तुम लोगों को पता होगा जो जिन लोगों ने हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो होता था पढ़ाई कब खत्म होगी अल्लाह भी। मैं भी बहुत मेहनती थी पढ़ाई में, लेकिन वही मेरे सामने यहाँ बैठे हुए जी इस वक्त जिब्रान अहमद बैठे हुए, और मैं जिब्रान के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक एयरलाइन है बहुत अच्छी, उसमें ये काम करते हैं, एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाते हैं। इनके अब्बू जो है वो डेंटर थे, पेंटर थे, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड किया। किस तरह किया ये जिब्रान हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रान की ज़िंदगी की क्या सक्सेस स्टोरी है? बस भाई बहनों में कोई पढ़ा नहीं, घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, और वालिद साहब भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो जो आपके भाई बहन थे वो वालिद को हेल्प करते थे, वो भी पेंट का काम कर रहे होते थे? जी, 2 भाई जो है मेरे मजदूरी करते थे, और 2 भाई जो है मेंटेनेंस का काम करते थे, वालिद साहब के साथ उनकी हेल्प करते थे। अच्छा, तो आपका कैसा रुझान हुआ पढ़ाई की तरफ? बस बच्चों को देखता था तो मुझे भी एक शौक़ उठा। हाँ। और सब बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हाँ। बड़े भाई जब अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो उन्होंने कभी मुझे तनहा नहीं छोड़ा। हाँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई भी जाएगा। अच्छा। अगर हम नहीं पढ़े लिखे, बहनों ने कहा कि हम नहीं पढ़ सके तो ये हमारा भाई ज़रूर इंशाल्लाह पढ़ेगा आगे। अच्छा। और जब वो भाई अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके आते तो वही चीज़ मेरे लिए लेकर आते थे मेरे बड़े भाई। सक्सेस स्टोरी के जो राज है वो आपके बड़े बहन भाई हैं। बड़े बहन भाई हैं। हाँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपको भी साथ? मुझे भी साथ पढ़ाया। हाँ। तो उसके बाद जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल से छुट्टी के बाद मुझे यही सुनने को मिलता था कि भाई इनके भाइयों ने पढ़ लिख के कुछ नहीं किया। हाँ। यानी कि नहीं पढ़ सके ये, और ये पढ़ के क्या कर लेगा। हाँ। पर मैं वालिदा को आके बताता था, बहनों को आके बताता था तो मुझे इन्होंने कभी इस चीज़ का इस तरफ आने नहीं दिया, मुझे इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। मैंने भी इग्नोर करना सीखा, लाजिम बात है। और उसके बाद जो है जब मैं स्कूल से आता था तो घर में बैठ के सिस्टर जो है हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जैसे मैं आता था स्कूल में कापी निकाल के चेक करती थी मेरी कि भाई होमवर्क किया है नहीं किया इन्होंने। उनका एक वो जो थी ना दिया था जो वो ये था कि इसको पढ़ाना है, हमने खानदान में पढ़ा लिखा हो। और फिर शादी हो गई, शादी के बाद भी वहाँ से कॉलें करती थी वालिदा को कि भाई जिब्रान स्कूल गया था। नहीं गया था। क्योंकि मुझे फीवर भी होता था तो मुझे वो इग्नोर कर देते थे घर पे कि कुछ भी नहीं है, तबीयत ठीक है, आप स्कूल जाएं, बस छुट्टी नहीं करनी आपने। तो आपके दिल में जो मोहब्बत डाली पढ़ाई के लिए, वो आपके लगन डाली, वो आपकी बहन भाइयों ने डाली। मतलब ऐसा भी होता है कभी कि बहन भाई जो है वो अक्कासी करते हैं, अगर वो चाहें तो उन्हीं का उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो वो सबसे बड़े बच्चों को जो है ना बड़ा काबिल होना पड़ता है, ये बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं को देखकर बच्चे आगे, छोटे वाले आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जैसे छोटे हैं, इन्होंने कहा कि चलो आप 8 क्लास तक पढ़ता रहा, तो उसके बाद फिर जो अब मुझे फिक्र हो गई कि 9-10 क्लास बोर्ड की जो फीस होती थी वो अफोर्ड करनी होती थी। तो मैं साथ में एक कंपनी थी, लेदर कंपनी, वहाँ जाके मैं जॉब करता था। 2 मंथ जून जुलाई की जब छुट्टी होती थी, लाजमत है मेरा भी दिल होता था कि मैं भी जाके बाहर ग्राउंड में खेलूँ दोस्तों के साथ। पर फिर वहाँ जाने लगा मैं। वहाँ जाने के बाद फिर कुछ तारुफ हुआ लोगों के साथ, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि बेटा क्या करते हो आप, कि आप लग पढ़े लिखे रहे हो मुझे और आप ये काम कर रहे हो लेदर कंपनी में आके। तो उनको मैंने बताया कि मेरे कुछ मामलात हैं, स्कूल की फ़ीस वगैरह देनी होती है। तो उन्होंने आगे मैनेजमेंट से बात की। उन्होंने फिर ये कहा कि बेटा आप ऐसा करें, पार्ट टाइम आया करें हमारे पास, ताकि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन जारी रख सकें, कंप्लीट कर लें आप। तो कभी कभार आपको अच्छे लोग भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास वसाइल नहीं और आप बैठ जाएं कि मेरे पास वसीला नहीं और मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो अल्लाह देता है ना, तो आपको बस हिम्मत करनी है। अल्लाह खुद रास्ते निकालता है और खुद आपके लिए जो है वो
आसानियाँ पैदा करता है। अब वो कहाँ से कौन उठ के आ जाता है आपकी हेल्प करने, आपको खुद पता भी नहीं और बस इंसान आपकी जो है- नीयत साफ होनी चाहिए। इंसान अपने जो है उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। वो भले कोई छोटा बच्चा, लेकिन वो कोई अगर बड़ा काम करता है तो वो बड़ा इंसान है, उसकी सोच बड़ी है, तो अपनी सोच हमें बड़ी रखनी चाहिए। हाँ, और बहुत सारे लोग, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि देखिए जिस तरह इन्होंने अपना पास्ट हमसे शेयर किया कि किस तरह मेहनत मुशक्क़त के बाद जो है वो इन्होंने अपने अपने जहाँ जहाँ जो प्रोफेशंस है वो हासिल किए जगह। सो बहुत सारे लोग होते हैं वो इस चीज़ से हेजिटेट करते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि अच्छा हमारे अबू नहीं बताते, आगे अपने जहाँ उठते बैठते हैं। सो ये कोई शर्मिंदगी की तो बात नहीं, तो फ़ख्र की बात है। और इसीलिए अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, और हमारे अंदर तो ये सारी सलाहियत हैं अल्लाह ने ख़ुद डाली हुई है हमारे पास, क्योंकि हमें यही नाम दिया अशरफुल मखलूक़ात है। तो जो अशरफुल मखलूक़ात है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो सब कर सकता है, मेहनत कुछ भी कर सकता है, मेहनत करें। इंसान में स्किल्स होती हैं, लेकिन ये वो सब उसको कुछ हो पहचान जाए अगर, तो वो बहुत बड़ी बात है कि उसके अंदर क्या गट्स हैं, क्या स्किल्स हैं, उनको अगर वो यूज़ करना जान ले तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको अपग्रेड करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मैंने जब टीचिंग में आई तब तक मैंने बीकॉम किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है आपको जैसे ही मतलब पता चलता है कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो फिर आपको अपनी एजुकेशन और वो करनी पड़ती है। आपको अपनी सक्सेस रोकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना। आगे से मैंने अपना बीबीए स्टार्ट किया, मैंने वो कंप्लीट किया। साथ आप पढ़ाती भी रही पढ़ाती और भी साथ रही। आप ये बीबीए भी करती रही। फिर अब मैंने मास्टर्स बीबीए कंप्लीट किया, फिर अब मैंने मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो होती है कि मतलब माँ बाप आपके इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो बच्चों को देख के लोग अपने माँ बाप की बहुत तारीफ करते हैं कि भाई इन्होंने अपनी मेहनत से जो किया है। तो ये मतलब आप अगर अपग्रेड करते रहें अपने आप को तो आप अपनी फील्ड में भी रहते हैं अच्छे, क्योंकि आप मेरी फील्ड जैसे एजुकेशन है तो आगे बढ़ने की एक्चुअली कोई रोक नहीं है, आगे एज लिमिट भी नहीं। अब जैसे मैंने इंटर किया, अब मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जॉब मिल गई है पुलिस की तो मैं एजुकेशन स्किप कर दूं। नो, मैंने कहा मुझे एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना। इसी फील्ड में मैंने क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसी चीज़ में मैंने मास्टर्स किया। फिर अच्छा, इन सब से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि देखें, अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं, आप जहाँ देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि कहीं दिया जलना शुरू हुआ है, कि रोशनी को आप बढ़ा सकते हैं किस तरह एक हाथ पकड़ के। अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि लाइक हम किसी एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे, हमने उसको पढ़ाना है। अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम ले सकते हैं इजीली किसी भी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप भी और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जैसे इनको हेल्प मिल गई कहीं से कि भाई पार्ट टाइम हम आपको दे देते हैं, आप जाके छोटी सी एक एफर्ट कर दी ना कि उनको पार्ट टाइम लगा दे कि आप जाके अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करें। तो अगर आपके इर्द गिर्द आपको कोई ऐसा नज़र आता है कि भाई जिसके लिए आप एजुकेशन को आगे हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए ज़रिया बन सकते हैं। सो मुझे लगता है उसकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी छोटी सी एफर्ट की वजह से पाकिस्तान का एक बाशिंदा पढ़ा लिखा हो। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर में, और बहुत आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं कि आज उनका मैंशन है, आज उनका हवेलियाँ हैं, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री में जाएं तो वो अपने अब्बा और लाइक अब्बा और अजदाद से वो सब लेकर नहीं आए, उन्होंने अपना एम्पायर खुद खड़ा किया है। तो जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं, हम बिल गेट्स को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें, तो क्यों नहीं, ये भी हमारे लिए मिसाली लोग हैं। सो बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। छोटे से ब्रेक के बाद मुख्तलिफ स्टोरीज़ आपसे और डिस्कस करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि आप कैसे लोगों की सक्सेस की चाबी बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ हमारे शो पे सुनी, और अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से कराना चाहूँगी। मैं इसको फैमिली इस तरह कहूँगी कि यही नहीं, और भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस तरह के कुछ काम कर रही हैं हमारे मुल्क के लिए, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। और ये यही होता है क्योंकि फैमिली एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकती है। सो वो जब कोई छोटी सी एफर्ट भी करती है अपने मुल्क के लिए, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। और जब मुझे पता चली एज फैमिली मेम्बर, तो मैंने कहा कि प्लीज़ वेलकम टू माई शो, और इस अच्छे काम में जो मैं एफ़र्ट कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। मेरे सामने इस वक्त बैठी हुई है फरजाना नईम फाउंडेशन की
CEO कहेंगे, President. प्रेसिडेंट कहेंगे, Founder. फाउंडर, एग्जैक्टली। फिर मेरे सामने बैठे हुए एक मशहूर शख्सियत, इस तरह मैं कहूँगी कि इनके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, प्रोफेसर डॉक्टर वकार एच काज़मी साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं नेफ्रोलॉजी में, प्रैक्टिस करते हैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी डिजीज़ के हवाले से। ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस NGO के जो अभी कायम हुई है। फिर मैं आपको मुलाकात कराना चाहूँगी, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। सूफिया अकबर एडमिनिस्ट्रेटर है जो एग्जीक्यूट करी हैं इनका जो ख्वाब है, जो फरजाना साहिबा का ख्वाब है, ये जो स्कूल बनाया जा रहा है इसको। और यहाँ मेरी बहन की देवर जी और मैं मतलब लाइक मैं इस तरह इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्रेडिबिलिटी होती है हर चीज़ की, और यहाँ इनको बुलाने की रीज़न ये है कि ये क्रेडिबल लोग हैं। सैयद उमर इमरान फाइनेंस ये संभालते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। मैं इनको कहती तुम मुंशी हो। सो ये एक मेरी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग इतने जेन्युइन लोग हैं कि मुझे इनकी एफ़र्ट को यहाँ लोगों के सामने बताना चाहिए। फरजाना साहिबा ने ख्वाब देखा कि मैंने बस बहुत दुनिया घूम ली, बहुत, अब मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सही। और आप वो ख्वाब लेकर यहाँ आई? जी बिल्कुल, अमेरिका में ही रहती थी मैं जी, अरसा 22-23 साल से जी। तो मुझे पाकिस्तान तो वैसे भी याद आता है, जो बाहर लोग रहते हैं ना जी, उनको पाकिस्तान बहुत याद आता है। हाँ। और ख़ास तौर पे मैं करती थी जो भी कर सकती थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन मेरे दिल ने ये सोचा कि अब एजुकेशन पे भी कुछ करना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको मालूम है पाकिस्तान में एजुकेशन जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे एजुकेशन की एक बात मुझे खलती थी कि आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के स्टैंडर्ड बहुत मुख्तलिफ है। जहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है उसका स्टैंडर्ड ही कोई मतलब नहीं। लाइक एक माजरत के साथ मेरे एक मुझे बच्ची बताती थी, किसी हेल्पिंग हैंड की बच्ची कहीं काम करती थी, वो कहती थी मेरी तुम कुल्फियाँ भी मेरी टीचरें खा जाती हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल वाली ये हाल था, आते नहीं है लोग। जी हाँ। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं आते हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, और बच्चे बेचारे पढ़ते भी नहीं सही तरह से। तो मेरे जहन में ये था कि हम फ्री स्कूल भी दें, लेकिन एक स्टैंडर्ड एजुकेशन। और आपको पता है ये जो पुअर पीपल हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत टैलेंटेड है, इन पे काम करना चाहिए। जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और हमने एक स्कूल बनाया खोखरा पार में। खोखरा पार नंबर 4 है शायद, 4 और 5 के दरमियान। मोमिनाबाद एक सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ पे हमने ये स्कूल बनाया है। और इंशाल्लाह ताला अब हम सितंबर। कैसे बनाया स्कूल आपने? प्लॉट खरीदा वहाँ? जी हमने बहुत ढूंढा। अच्छा। इन्हीं बस्तियों में मैं, क्योंकि तो सर्वे करना पड़ रहा था ना कि कहाँ, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ के लोग कहते नहीं हमारे बच्चों को तो हमने नौकरियों पे ठहराया हुआ है, घरों में काम कर रहे हैं, तो हम कैसे भेजें, हमारे कमाएगा कौन? तो ये आपने कैसे ढूंढा कि हम उस जगह जाएं जहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत सारी बस्तियों में गए। मैं और सोफिया जो थे ना, हम रोज निकल जाते थे और बस्तियों में ढूंढते थे, देखते थे कि कौन सी बस्ती सूटेबल रहेगी इस किस्म की चैरिटी के लिए। तो फिर हमें ढूंढते ढूंढते ये वेलफेयर थी यहाँ पे, मोमिनाबाद सोसाइटी थी, उनके पास एक प्लॉट था जो कि स्कूल के लिए था। अच्छा। तो वहाँ पे कोई भी NGO काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक पुअर पीपल थे, बहुत टूटी हुई रोड्स है, वहाँ पे जाना भी मुश्किल है। तो उनके साथ हमारी बात हुई, तो मैंने सोचा कि ये जगह सही है जहाँ पे हम स्कूल बनाएं और यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटी भी दें और वो एजुकेशन भी दें जो कि प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। अच्छा, अब जैसे लाइक आपने ढूंढा, एक एजुकेशनिस्ट को आपने ढूंढ लिया ना, मतलब प्रोफेसर साहब आपको यहाँ मिल गए। तो आपका डॉक्टर साहब, आपका क्या फिर अमल दखल हुआ इनकी इस अच्छे कार्य खैर में? देखें, ये तो आपको मालूम है, बेसिकली आपने इंट्रोड्यूस भी कराया, मैं तो डॉक्टर हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एजुकेशन से, प्रोफेशनल एजुकेशन से मेरा ताल्लुक रहा है। 8 साल मैं प्रिंसिपल रहा हूँ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो हेल्थ और एजुकेशन ये दो मेरे बहुत दिल के करीब शोबे हैं, हेल्थ और एजुकेशन। और हमारे मुल्क में आपको पता है कि ये दोनों शोबों में बड़ी ज़रूरत है अच्छे लोगों के काम करने की, क्योंकि लोग बेचारे ना पढ़ाई मिलती है ना इलाज होता है उनका। और इसी सिलसिले में आपको, आपके इल्म में है, आप आ भी चुकी हैं, हमने सवाब डायलिसिस सेंटर चलाया है, जब आपके सवाब डायलिसिस सेंटर पे आई और मैं देखा, मैं हैरान, मैंने कहा
यहाँ पे फ्री डायलिसिस होता है, इतनी अच्छी जगह बनी हुई है, इतने साफ सुथरे माहौल में, क्योंकि मैं और भी इदारों में गई हूँ तो मैं वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी, इतनी स्मेल आ रही होती थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ मैं हैरान रह गई कि इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये स्कूल भी इंशाल्लाह उतनी ही साफ सुथरा, उतना ही अच्छा, बिल्डिंग इज वेरी इंप्रेसिव। मैं जब बन जाए मैंने आना है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्डिंग तो तैयार है, बिल्डिंग तैयार है, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब फरजाना नईम साहिबा ने मुझे अप्रोच किया और ये मैंने बताया कि मेरे बहुत दिल के करीब शोबा है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है लोगों को हमारे मुल्क में हर लेवल पे। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके अब्बा पियोन, जिनके अम्मा घरों में काम करती हैं, जिनके डेंटर पेंटर हैं, और आज माशाल्लाह कोई पुलिस में है तो किसी का सॉफ्टवेयर हाउस है। मैं अभी आपके आने से पहले उन सारे लोगों से मुलाकात करवा चुकी हूँ, पर आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि अगर एक ख़ानदान ने मिलके ये खुद अपनी मदद आपके तहत एक ऐसा काम शुरू कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। आपको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है? जैसे आपने एक स्कूल के लिए वहाँ बिल्डिंग, कितने सारे बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं जो शुरू किया आपने? हमारा इरादा है कि एक क्लास में 25 चिल्ड्रन लेंगे। अच्छा। और क्लासें तो हमारी जाएंगी मैट्रिक तक। अच्छा। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे केजी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इनको फ्री एजुकेशन देंगे टोटली, और मैट्रिक तक की बिल्डिंग तैयार है हमारे लिए। अच्छा। लेकिन हम इसलिए कम क्लासेस लेंगे कि हम अपने ओन पे उनकी तरबियत भी करना चाहते हैं। खाली से ये नहीं कि पढ़ा दिया जाए जी पैसे कमाए और नहीं, उनको एक अच्छा इंसान भी बनाए। और आप यकीन करें कि इन्हीं लोगों में से, इन गरीब के बच्चों में से इतने टैलेंटेड हैं कि यहाँ से इंजीनियर भी निकलेंगे, डॉक्टर भी निकलेंगे, और बेहतरीन हम लोग पढ़ाई मतलब स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ख्वाब हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ के लोग भी इस चीज़ में हिस्सा लें तो जगह जगह हम स्कूल खोल सकते हैं। और ऐसे ही अच्छी एक मिसाल है, लाइक आप आपस में सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ, यहाँ मैं आप बताना चाहूँगी कि डॉक्टर वकार मेरे जेठ भी हैं। हाँ। और फरजाना जी आपकी कौन? मेरी चची हैं। तो वो इसीलिए सारा एक फैमिली ने मिलकर एक एफर्ट शुरू किया है। एक्चुअली हुआ ये कि जब मेरी चची हैं, अब मैं इन्हें कहती अक्सर मैडम ही हूँ क्योंकि हम प्रोफेशनली काम करते हैं। जब मैडम फरजाना ने एक्चुअली ये काम शुरू बहुत पहले से कर रही हैं। यहाँ पे जैसे मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे किसी गरीब आदमी को ज़रूरत पड़ती थी तो मैं किससे मांगती, मुझे मांगना नहीं पता था, मुझे डोनेशन लेना नहीं आता था। मैं फ़ोन करती थी अपनी चची को कि इसका बच्चा है, मैं बताती थी, जिक्र करती थी, तो ये वहाँ से मुझे एक हैंडसम अमाउंट भेजवा देती थी कि उसको दे दो, तो मैं उसको दे दिया करती थी। तो इसी तरह फिर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा बेटा भी इनसे बहुत करीब है, बहुत प्यार करती हैं, तो इसका इनका आपस में लिंक रहता था। ये लोग बातें करते थे कुछ, मुझे नहीं पता कि क्या बात करते थे। फिर पता चला ये लोग राशन भी की अभी भी काम करते हैं। कोई इस्लामाबाद के करीब है एक गांव है उस जिसके अंदर ये लोग माशाल्लाह 70 to 100 फैमिलीज़ को ये लोग राशन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हिस्ट्री मैं बताऊं कि जब मैडम ने सोचा कि ये यहाँ पे ये बनी कैसे, NGO बनी क्यों, हुआ ये कि जब ये इस तरह काम करती थी तो वहाँ पे इनका जो लीगल एडवाइज़र है उसने ये कहा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप एक दूसरे मुल्क में काम करती हैं तो कल को कुछ आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो आप यहाँ वो इसको एक फाउंडेशन बनाएं। इन्होंने वहाँ पे मिनटों में, सेकेंडों में वो फाउंडेशन बना ली, बताती हैं, फ़ोन किया, साइन किया, ई-फ़ोन किया, वो बन गई। अब इन्होंने, इनसे जिक्र होता रहता था। फिर एक दिन मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि तुम जॉब करती हो। मैं एक जगह जॉब स्विच कर रही थी कि ये है मेरा इरादा एक है NGO खोलने का। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा मतलब फास्ट फॉरवर्ड हूँ। तो मैंने कहा ओके। मैंने सुबह वकीलों से बात की, लिंक थे, उन्होंने कहा कि हाँ बन जाएगी मगर मुश्किल है। कुछ और लोगों से मशवरे लिए कि आजकल तो बंद है, ये भी हमें पता चला। मतलब कि जब आप कोई अच्छा काम भी करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपको धकेलते हैं, नहीं मुश्किल है, पाकिस्तान में चीज़ें मुश्किल है, फलाना है ना, ऐसा बहुत ऐसा होता है। मगर बहुत हुआ ऐसे। मगर आप लोगों की लगन सच्ची थी और बिल्डिंग तकरीबन खड़ी हो गई है, बिल्कुल मुकम्मल हो गई। कितना टाइम लगा ये सोच के मैंने कुछ करना है? 6 to 7 months। 6 to 7 months में उसको तैयार किया। सोच तो मेरी बहुत पुरानी थी। अच्छा, टीचर्स की हायरिंग और ये सब फिर वो किस तरह होगी? उसी लोकल से लेंगे, लोकल पॉपुलेशन से लेंगे ताकि
लोकल कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो और फिर हमारे लिए बहुत आसान रहेगा कि टीचर आराम से वॉक करके आ गई। अब किसी इलाके में बारिश का और ट्रैफिक जैम और ये और बस खराब हो गई और ये नहीं हो, तो हम यानी कि उस लोकली इलाके के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा उनके लिए पढ़ाई का जरिया बनेगा और फिर वहाँ से इसी तरह लोग निकलेंगे। हम वहाँ से टीचर्स हायर करेंगे और फिर उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। हम वहीं पे ज़रूरी नहीं है कि हम जिस स्टैंडर्ड का स्कूल खोलना चाह रहे हैं हमें टीचर्स भी मिल जाएं। बेसिकली प्रोसेस ओवर टाइम है। पहले कुछ हमारे प्रोफेशनल हायर होंगे, कुछ लोकल हायर होंगे, फिर ओवर टाइम वो प्रोफेशनल को ट्रेन करके ओवर टाइम हमारे जब तक मैट्रिक तक पहुँचेंगे तो वहाँ के लोकल इतने ट्रेन हो चुके होंगे कि हमें फिर प्रोफेशनल हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम 100% उनके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि फिर स्टैंडर्ड जो हम बनाना चाह रहे हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हाफ प्रोफेशनल्स और हाफ वहीं की पब्लिक को लेके हम उसको स्टार्ट करेंगे और ओवर टाइम वो हम जो रेशो है वो कम करते चले जाएंगे। तो अब देखिए जैसे माशाल्लाह ये एक बड़ा काम है जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है, और एक तो अगर आम दूसरे लोग कैसे आपको सपोर्ट एक खास बात जी ये कि वहाँ पे हमारा मतलब स्कूल सिलेबस तो चलेगा और ख़ास तौर पे हमारी तवज्जो होगी बच्चे जो है ना इस्लाम को अच्छी तरह से जाने, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो कुरान मजीद की तालीम भी होगी, उसमें आपकी दीनियात की तालीम भी होगी, नमाज का पीरियड भी होगा और हम वो बेस लेके चलेंगे ताकि बच्चों को ये भी पता हो कि हम एक मुसलमान अच्छे कैसे बन सकते हैं और हम दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा असल में मेरा मकसद ये है कि हम उन बच्चों दुनिया दोनों को कैसे लेके चलना है, ये बच्चों को पता। मैं जवाब देना चाहूँगी कि लोग हमारी हेल्प कैसे करें। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी तो आप लोगों ने सब कुछ खुद से किया एक फैमिली के तौर पर, सही है, लेकिन आगे चल के आप बहुत सारे लोग हैं वो इतनी एफर्ट नहीं कर सकते कि स्क्रैच से शुरू करें, स्कूल बनाए, लेकिन वो आपकी एफर्ट में शामिल होना चाहते हैं। सो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह आपको? बिल्कुल मैं यही बताना चाहूँगी उसको कि जब हमने ये किया था तो हमारा ये एग्जीक्यूट क्यों हो गया, इसके पीछे वजूहात होती हैं बहुत, कि हमने सोचा हमारी NGO रजिस्टर हो गई 4 महीने में, हमारा स्कूल बन गया 10 महीने में, कैसे? उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, उसमें ये मैडम फरजाना के एफर्ट्स हैं। इन्होंने फाइनेंस हमें एक दिन कम होने नहीं दिया, जिसमें हमारा इंजीनियर को भी बहुत बड़ा जाता है क्रेडिट कि उसने हमें जो एस्टीमेट दिया उससे हम 20 to 30% एक्सीड किया महंगाई, और वो बता सकते हैं कि क्यों किया, मगर मैडम ने उसको भी सर आंखों पे लिया और आखिर वक्त तक एक पैनी ये अभी तक हमें यही सपोर्ट करती रही। इन्होंने कितने एफर्ट किए, इन्होंने कितनी कोशिश की, ये जानती हैं। उसकी इनकी कोशिश और एफर्ट देखे, क्योंकि हमें डोनेशन मांगना आता नहीं है, हम लोग अलग अलग उससे काम करते हैं। मतलब आप लोगों के अलग अलग जॉब्स हैं। डॉक्टर हाईली मतलब लाइक रिकमेंडेड मशहूर डॉक्टर हैं, सेटल्ड हैं, आप अपना काम करती हैं, इनका अपना काम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हॉबी होती है। आप पूछते हैं हॉबी क्या है, तो आप लोगों की हॉबी इकट्ठी है, हमने अपने मुल्क को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे एक एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह विद द एक्सपीरियंस ऑफ सवाब डायलिसिस सेंटर, जो कि हमने 13 साल पहले शुरू किया और स्क्रैच से शुरू किया, लेकिन लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे जाते हैं जब आपकी एक रेपुटेशन डेवलप हो जाती है, आपको जानने लगते हैं वो खुद। अब इस साल हमें बहुत अच्छी माशाल्लाह हमें डोनेशन मिले, तो और इंशाल्लाह स्कूल के साथ भी एग्जैक्टली यही होगा। हमारी जैसे ही क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, लोग देखते हमारा काम देखेंगे, आई एम श्योर डोनेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो ये मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस है अल्लाह के फजल से कि जब मैंने जाके देखा था वहाँ तो हमारा बहुत डायलिसिस इतना महंगा काम है जो कि हम कर रहे हैं माशाल्लाह, 30 मशीनें, लेकिन कहाँ से फंड आ रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह मियाँ भेजता रहता है। तो स्कूल के साथ भी एग्जैक्टली मैं हमेशा फरजाना साहिबा को मैं यही कहता हूँ कि ये आपने बहुत बड़ा काम किया कि आपने जैसे सुफिया ने कहा तमाम अभी तक अपनी मदद आपके तहत एवरी सिंगल पेनी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हर। लेकिन आगे इंशाल्लाह हम बहरहाल जो भी हमसे हो सके वो भी, लेकिन पब्लिक हमारे साथ आएगी इंशाल्लाह। हमारा मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, आए हमारा काम देखें। पब्लिक में से पहली तो मैं हूँ कि आपको मेरी सर्विसेज की कभी भी ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे पता है क्रेडिबिलिटी यहाँ पे, मैंने आपका काम देखा है, मैं आप लोगों को जानती हूँ। सो मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी मतलब शामिल होने का मौका मुझे आप फराहम करेंगी, सो मैं वहाँ ज़रूर शामिल होंगी कि कोई हिस्सा मैं बन सकूँ। आप देखिए ना, हम लोगों की नीयत साफ़ थी, आप जैसे मुखलिस लोग, और ख़ास तौर पे मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि इन जैसे लोग जब हमारी इस NGO में शामिल हुए हैं और माशाल्लाह इनकी भी मेहनत से, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब ज़रूर होंगे आप लोगों की मदद से और अल्लाह ताला के करम से।
देखिए ये अल्लाह ने सेलेक्ट किया जिस आदमी को, अब अल्लाह में जिसको सेलेक्ट करेंगे हमारी हेल्प के लिए वो खुद ब खुद आएगा हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि हम बिल्कुल ओपन इनविटेशन देते हैं, जहाँ हम काम करते हैं हमारे पास आएँ, हमारा काम देखें, और फिर अगर ये नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि तालीम ज़रूरी है, तो फिर हमारे साथ मिल जाए और इसको बढ़ाएं। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरी पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान में बहुत काम होता है। काम कहाँ नहीं होता वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, मगर जहाँ होता है हर आदमी अपने एफर्ट तौर पे। मैं अभी हैरान रह गई, जो मैंने अभी सक्सेस स्टोरी सुनी है, उन्होंने बताया कि फलाने स्कूल से हम पढ़े, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लोगों को तो पता ही नहीं है। सो इसी तरह आई थिंक सो लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह खुले हुए हैं, मगर फ़र्क क्या है कि पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर के यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ हम रहते कैसे। मैं बताना चाहती हूँ ये मुल्क चल रहा ही इन लोगों की वजह से है, जो अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क में अपना कोई ना कोई ऐसा कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एज मेडिकल इंस्टीट्यूट, एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। एक छोटा सा वक्फे के बाद एक और सक्सेस स्टोरी आपके सामने होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज हमारे शो पे ये देख रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ हम आपके सामने लेकर आए कि एजुकेशन आपको, आपके फैमिली को अपग्रेड कर सकती है। फिर हमने आपकी मुलाकात करवाई है फरजाना, पूरा नाम क्या है? फरजाना नईम फाउंडेशन, FNF फाउंडेशन। हाँ, FNF फाउंडेशन। और वो यही वाली बात मैंने आपसे कही कि एजुकेशन इस तरह अगर अलग अलग इलाकों में एक फैमिली मिलके आपस में एफर्ट करके एजुकेशन फराहम करने का ज़रिया बनेगी, सो इस तरह अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग जगहों पर अगर इस तरह लोगों को मौका मिलेगा कि स्कूल करीब है, पढ़ाई फ्री है, सो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हमें पाकिस्तान में मिल सकती हैं। फिर शक्ल ही बदल जाएगी ना मुल्क की। अभी मुल्क की शक्ल इसीलिए तो नहीं बदल रही कि वो लिटरेसी रेट ही नहीं है। वो मैं सिंगापुर की मिसाल दे रही थी कि वहाँ पे 97.6% एजुकेशन है, और आप देखिए छोटा सा मुल्क है, लेकिन भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। बिहेवियर्स में है ना, बिहेवियर में वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन, यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने आप लोग भी हैरान होंगे इन बच्चों की सक्सेस स्टोरी देख के। मेरे सामने शाहजेब हयात एंड शावेज़ हयात यहाँ बैठे हुए, दोनों IBA में पढ़ते हैं ये लोग, और इनमें से एक भाई IBA में पढ़ता है, और इनके जो अब्बू थे वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में हेल्पर थे। सो उनका एक बच्चा IBA में पढ़ना एक बड़ी बात। तो मुझे आप दोनों प्लीज़ शाहजेब अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि कैसे, कहाँ, कैसे, कब तक यहाँ पहुँचे भाई आप। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शाहजेब हयात है और इस वक्त मैं जो है वो एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर इब्रिक्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो हमारी स्टोरी इस तरह है कि मेरी वालदा सिर्फ क्लास 3 तक पढ़ी हुई थी। अच्छा। और क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड पश्तो स्पीकिंग है, तो वहाँ पर उस वक्त के टाइम पर लड़कियों पर तालीम की बिल्कुल कोई तवज्जो ना थी, तो उनको आफ्टर जो 3rd क्लास उनको स्कूल से निकलवा दिया गया। अच्छा। हालांकि शी वॉज लाइक वेरी टैलेंटेड गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड उनके जो टीचर्स थे वो भी मेरे नाना अबू के घर आते थे कि आप इन्हें पढ़ाएं। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया तो उस इशू से मेरी वालदा ना पढ़ पाई। उसके बाद मेरे जो वालिद हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत के और अपने जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने उनको स्टार्ट में स्कूल की तालीम दिलवाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद अपनी मजदूरी भी करने लगे और अपनी, क्या आपके अबू मजदूरी करते थे ना वो जैसे, तो और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। अच्छा। लेकिन ये था क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, तो उन्होंने बस एज अ नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उनको उस ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो फिर उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ज्वाइन किया एज ए हेल्पर। और ये था कि फिर जब हम लोग पैदा हुए तो मेरी वालदा हमेशा मेरे वालिद को, दिल में उमंग थी ना पढ़ने की, उमंग थी। हाँ। तो मेरी वालदा ने यही बताया मेरे वालिद को कि हम बिल्कुल तंग जो ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन इनको हमने एक बेहतरीन मकाम तक पहुंचाना है और एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना है। तो हुआ ये कि एक स्कूल में हमें एडमिशन दिलवाया। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि उस स्कूल का कोई, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। हाँ। और तालीम का कोई रुझान उस तरफ था ही नहीं। हाँ। तो मेरे वालिद वो वाहिद शख्स थे जो उठे उस इलाके में से और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजा। हाँ।
तो उस स्कूल में एक टीचर थी हमारी, उन्होंने कहा कि आपका ये बच्चा मुझे बहुत टैलेंटेड लगता है, आप इसे यहाँ से निकालें, किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, तो मेरे वालिद ने कहा कि हम करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल देख रहे थे कि अगर कोई ऐसा स्कूल मिले जिसमें फ़ीस कम हो लेकिन तालीम अच्छी हो। लेकिन प्राइवेट स्कूल का हम सबको पता है कि ज़्यादा फ़ीस होती है। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमें TCF के बारे में पता चला। अच्छा। तो मेरे वालिद ने उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली कि TCF क्या है। TCF एक इदारा है जो हमारे जैसे बच्चों को, हमारे जैसे आप लोगों ने कभी वहाँ का दौरा किया है? मैं भी बड़ी इम्प्रेस हुई थी उस इदारे से। तो ऐसे इलाकों में वो अपने स्कूल बना रहे हैं और हम जैसे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। और आज जिस तरह मैं जो है वो एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा ये भाई है शावेज़, ये IBA में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा है। माशाल्लाह। जी। और विद दैट ही इज़ ऑल्सो डूइंग पार्ट टाइम जॉब एट मकसद, जो इसी तरह की वीडियोस लाकर 9 एंड मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। तो हुआ ये कि हम स्कूल में, आपके और भी तो बहन जी, वो लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता है? मेरा एक जो मुझसे छोटा है उसका नाम शहजाद हयात है, वो CA कर रहा है। देखिए और उसके जो छोटे हैं वो जो है वो TCF कॉलेज में कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ TCF स्कूल में हैं। अच्छा। तो यहाँ तक कि मेरी बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। और सिर्फ मेरे वालिद की स्ट्रगल की वजह से हुआ ये और वालदा की उमंग की वजह से जो उनके दिल में मोहब्बत थी ना एजुकेशन की, जो उन्हें नहीं मिल सका, उनकी औलाद माशाल्लाह। जी। तो ये भी मेरे वालिद ने जो स्ट्रगल्स की, जो प्रॉब्लम्स फेस की, उनमें ये भी था कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, लड़के हैं मैट्रिक तक पढ़ लेंगे, फिर आप इनको जॉब्स पे अभी लगवा दो ताकि आपके घर में कुछ पैसे आएँ। लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, लड़कियों को तो नहीं पढ़ाना चाहिए, ये किसी और घर में जाएंगी। तो इस तरह, लेकिन मेरे वालिद ने इन सब चीज़ों के साथ भी मतलब इन प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। ख़ुद जो है वो 2 जगह जॉब कर रहे थे, क्योंकि जो एज अ सर्वेंट सारी जो हमारी अखराजात थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो वो एज अ पार्ट टाइम वर्क भी साथ साथ कर रहे थे। तो और आप लोगों ने भी पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेटली कुछ ना कुछ करते रहे कि अम्मा अब्बा की चलो हाथ थोड़ा सा ही हाथ बटा दें। जी। तो उसमें ये हुआ कि जब वो काम कर रहे होते थे तो ऐसा भी हुआ है कि वो 3-3, 4-4 दिन घर ही नहीं आए। सुबह निकलते थे, रात को बिल्कुल जो है वो जब आते थे। तो ये था कि हमने किस तरह पढ़ा है। मेरी वालदा हम सब भाइयों बहनों को लेके बैठती थी। अब उन्हें तो खुद नहीं आता था, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि उनको सब आता है। तो वो हमें इस तरह लेके बैठी, तो हमारे अंदर जो वो पढ़ाई की जो मोहब्बत थी वो जागी। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जो है वो TCF का इस तरह का जो कल्चर है कि वो आपको पोजीशंस होल्डर स्टूडेंट को गिफ्ट देते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। वो एक उमंग पैदा होती है ना कि अच्छा एप्रिसिएशन मिल रही है, तो जी। तो वो चीज़ें हमने देखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जैसे अगर इसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये थोड़ा इसको पढ़ना नहीं था, इसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा था, कमाना था, पैसे कमाने थे। तो हुआ ये कि जब दरअसल घूमना था, क्योंकि आसपास के लोगों को जब देखते तो वो पूरा टाइम क्रिकेट खेल रहे होते थे। क्रिकेट के शौक तो सबको ही होता है। तो हम भी कहते थे, मैं वालिद साहब नहीं छोड़ते बाहर, कहते कि नहीं खेला करो, पढ़ाई कर लिया करो। तो फिर क्या हुआ? फिर 8-9 क्लास तक मतलब मैं सही एवरेज पास, जैसे कहते हैं ना कि बस भेज देते दूसरी क्लास में, तो इस तरह। फिर ये हुआ कि एक दफ़ा मतलब कंपटीशन था मैथ का, तो उसमें मुझे मैथ मतलब बिल्कुल शुरुआत से पसंद थी। तो मेरे टीचर ने मतलब मुझे उसमें बैठाया कि आप बैठ जाओ उसमें। फिर वो कंपटीशन में मैं बैठा, ऐसे ही बैठा, लेकिन इस तरह हुआ कि मैं मतलब पूरे स्कूल से वो कंपटीशन जीत गया। फिर हम आगे लेवल पे गए, तो उससे जो थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिली तो दिल को खुशी हुई कि हाँ पढ़ने नाम IBA में पहुंच गए। और अब फिर इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट IBA का खर्चा ये वो सारा वो सब कौन उठाता है तुम्हारा? अभी तो फर्स्ट ईयर में मुझे IBA से फुल 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी जी। और उसके लिए मैंने गैप ईयर लिया था, तो उसमें मतलब खर्चे हो रहे थे। मैंने कहा क्या करें इसमें, तो मैंने TCF कॉलेज को एज ए TS ज्वाइन कर लिया। तो मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब की, तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो स्टडी को और बाकी जॉब को मैनेज करना मुश्किल था, तो
वो भी हो रहा था कि भाई घर को कैसे सपोर्ट कर, क्योंकि ये तो पूरे 4 साल हॉस्टल में गुजार के आया। अच्छा, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ ना, मैं पढ़ा हूँ GIK से, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी से, जो पाकिस्तान की इस वक्त एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मुझे जो वहाँ की फ़ीस लाखों में है, तो वो सारी फ़ीस जो है वो मेरी TCF ने पे की है और मुझे 4 साल उन्होंने पूरा पढ़ाया। लेकिन जो हॉस्टल वगैरह के खर्चे थे, क्योंकि आप जो GIK में जाते हो तो आप हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हो, तो आप बाहर नहीं निकल सकते कि आप चलो थोड़ा कुछ, ये था कि थोड़ी फ्रीलांसिंग से कमा लेते थे। लेकिन क्योंकि मुझे करनी थी, मुझे हैकिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, तो मैं अपनी कंप्यूटर साइंस डिग्री के साथ साथ ये भी कर रहा था। तो मेरे वालिद ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप दो चीज़ें पहले ही संभाल रहे हो, तो आप खर्चों की फिक्र ना करो। तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके मेरे लिए मतलब तो मैं पूरी दुनिया को या इंटरनेशनली हमारा शो देखा जाता है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है आपने पाकिस्तान की सिर्फ एक होता है ना कि बुरी शक्ल ही देख रहे होते हैं, मीडिया अलग अलग जगहों पे यही प्रमोट कर रहा होता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो उनकी मोहब्बत और उनकी एडिशन यही है मुल्क के लिए कि वो अपनी मदद आपके तहत स्कूल खड़े कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। सो मैं आप सब लोगों के लिए, जिन जिन लोगों को जानते भी नहीं हैं लोग, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आप लोगों की ही वजह से पाकिस्तान चल रहा है। एंड मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि फरजाना नईम फाउंडेशन जो है उसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं। यहाँ बैंड चल रहा है, आप उनको किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। वो फ़ोन पे कनेक्ट होके वो आपसे बात करके लोग जान पाएंगे कि वो आपके इस कार खैर में, इस कारवां में कैसे शामिल है। और अभी मैं आपको निदा कहना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ बुला के ना हमारे उस जज्बे को डबल ट्रिपल कर दिया है, क्योंकि जब मैंने इन बच्चों को देखा, हम तो यही नेटवर्क है जो मैं बात कर रही थी ना, इस नेटवर्क में अब मुझे लग रहा है कि हम भी इस नेटवर्क में शामिल हुए हैं। हमने आपकी सक्सेस को देखा और मैं इतनी इम्प्रेस हूँ और मैं इतनी खुश हूँ इस वक्त कि अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया कि हम इस नेटवर्क में आ गए। तो इसी तरह और लोग भी इस नेटवर्क में आ जाए। जिंदगी मतलब दुनिया में आने का कोई एक मकसद पता चल गया कि हम लोग आए हैं तो हम कुछ करके जाएंगे। ऐसे आए, जिए, बच्चे पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, ये दिस इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इज दिस। इन बच्चों की स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने ये काम पूरा कर लिया है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम ये शुरू किया तो हमारा ये आपके स्कूल से भी इंशाल्लाह इसी तरह CAs निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे इंशाल्लाह। सो मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी, मेरी तरफ से जो सर्विस आपको दरकार है, आई एम देयर फॉर यू। और इसी तरह मेरी तरह बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक ईंट लगाना चाहेंगे आपके स्कूल में। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक कि हम इंशाल्लाह इसी तरह जैसे TCF है और इस तरह के इदारे, आपका इदारा है, ग्रीन क्रेसेंट है, और इस तरह के इदारे मिल के पाकिस्तान को सिंगापुर बनाएंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।